पुस्तक 1 अध्याय 11। वह परिवार जो धूप बत्ती बनाता है। होआ परिवार हलचल भरे शहर के केंद्र से दूर उपनगरों में स्थित है। आधुनिक वास्तुकला के साथ आज के नए शैली के विला के बिल्कुल विपरीत होआ परिवार के घर में एक मजबूत चीनी शैली है। यह देखा जा सकता है कि होआ परिवार का मालिक वह व्यक्ति है जो सांस्कृतिक परंपराओं से प्यार करता है और उनका सम्मान करता है। घर के पीछे बांस का जंगल है, जहां बांस के पेड़ों से होकर ठंडी हवा बहती है। यहाँ का दृश्य सचमुच जादुई है। लेकिन यह मत सोचिए कि जंगल की सुनसान पगडंडी में कोई भी बेरोक टोक प्रवेश कर सकता है और बाहर निकल सकता है। सब कुछ घर की संपत्ति के भीतर है। घर बहुत शांत दिखता है, लेकिन इसके भीतर अंगरक्षकों की एक टीम छिपी हुई है, जिनकी क्षमताएं पुलिस संगठन से कम नहीं है। होआ परिवार ने अपना व्यवसाय धूप बनाने से शुरू किया था, इसलिए उन्हें कभी धूप बनाने वाला परिवार कहा जाता था। आज होआ थी बाजार में एक सूचीबद्ध निगम बन गया है। होआ परिवार के मालिक होआ टैन बैंक को दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में भी स्थान दिया गया है। बेशक बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद होआ ग्रुप थी जल्द ही बंद हो गया स्वाद की तैयारी पर काम कर रहे हैं। बाहरी दुनिया में यह बताया गया कि टो अनहवान होआ टैन बैंक की पहली पत्नी के होआ परिवार छोड़ने के बाद कंपनी की संरचना तुरंत बदल गई, केवल एक उद्योग में व्यवसाय करने से लेकर बहुउद्योग तक। इत्र उत्पादन को छोड़कर अन्य चीजें जैसे रियल एस्टेट, वित्त और खाद्य सेवाएं सभी होआ थी से संबंधित हैं। होआ टैन बैंग और उनकी पिछली पत्नी टू अनहवान की 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ी होआ वी और सबसे छोटी होआ नहीम है। बाद में टू अनहवान बच्चे के लिए होआ टैन बैंग के समर्थन से असंतुष्ट हो गए और तलाक ले लिया। साथ ही उसने अपने सबसे छोटे बच्चे को भी होआ परिवार का घर छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उस दिन से सबसे छोटे बच्चे का नाम बदलकर नीम कर दिया गया। होआ परिवार हमेशा प्रतिभाशाली और मजबूत लेकिन हमेशा विनम्र रहा है। दैनिक सामाजिक संबंधों को छोड़कर होआ टैन बैंग मीडिया से कोई साक्षात्कार स्वीकार नहीं करता है। इसलिए बाहरी लोग धीरे धीरे होआ परिवार के मामलों के प्रति जिज्ञासा से उदासीनता और अंततः विस्मृति में बदल गए। जब तक राजनीतिक टाइकून ले मिनहवू की होआ परिवार की तीसरी चाची से शादी प्रेस में मुख्य खबर बन गई और बाहरी लोग एक बार फिर होआ परिवार के बारे में उत्साह से बात करने लगे। जब होआवी घर लौटा तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। बाक सो डाइप कर्मचारियों को ठीक कर रही थी। जब उसने होआवी को देखा तो वह तुरंत मुस्कुराई और होआवी को खींचने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। उसकी मुस्कान भावुकता से भरी थी। टीयूवी, आखिरकार तुम घर आ गई। तुम्हारे पिता तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। आंटी डीप, बाक सीप डाइप के उत्साह के विपरीत होआवी उदासीन दिखे, बस एक बार उदासीनता से पुकारा और फिर और कुछ नहीं कहा। बाक सो डीप वह प्रेमी थी जिसकी देखभाल उसके पिता ने उस वर्ष की थी। आज हालांकि वह होआ परिवार की महिला मुखिया है, होआवी के दिल में बाक सो डीप अभी भी उपपत्नी की भूमिका से बच नहीं सकती है। टीयूवी, मैंने अभी किसी से ब्लड बर्ड का घोंसला एक पकाने के लिए कहा है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। इतनी देर तक विमान में बैठे रहने के कारण आपको बहुत भूख लगी होगी। ब्लड बर्ड का घोंसला पीने के बाद हम तुरंत एक पार्टी करते हैं, जश्न मनाओ। क्या यह ठीक है बच्चे? ऐसा लगता है कि बाक सो डीप को लंबे समय से होआवी के उदासीन रवैये की आदत हो गई थी। वह अब भी पहले की तरह बात कर रहे थे और हंस रहे थे। एक ब्लड बर्ड का घोंसला एक चमकदार लाल पक्षी का घोंसला है। इसकी कीमत सभी पक्षियों के घोंसलों में सबसे अधिक है क्योंकि यह बहुत दुर्लभ है। होआवी ने बाक सो डीप पर गुस्से से नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, मूड नहीं है, मत खाओ।
अपनी बात खत्म करके वह दूसरी मंजिल की ओर चला गया। अंकल, मेरा सामान मेरे कमरे में ले चलो। बाघ सो डीप मौके पर स्तब्ध रह गए। उनका चेहरा थोड़ा उतर गया। गृहस्वामी को हुआवी का सामान पकड़े हुए देखकर वह तेजी से आगे बढ़ी और उसे ले लिया। मैं इसे अभी ला सकती हूँ। काम पर जाओ। इससे पहले कि गृहस्वामी सिर हिलाता, अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुला और एक राजसी आवाज आई, टीयूवी, आप आंटी डाइप के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? आवाज के मालिक हुआ टैन बैंग है। हालांकि वह लगभग किशोरावस्था में है, उनकी आंखें अभी भी उज्ज्वल और उत्साही हैं। व्यापार जगत में उनकी आसमान छूती आभा को पहचानना मुश्किल नहीं है। उसने अभी अभी काम खत्म किया था और जब उसने दरवाजा खोला तो उसने बाघ सो डीप के प्रति हुआवी का रवैया देखा। वह स्पष्ट रूप से नाखुश था। पुस्तक 1 अध्याय 12 सम्मान और धन का क्या उपयोग है। हुआ टैन बैंग हुआ परिवार का मुखिया है। भले ही हुआवी नाखुश थी, फिर भी उसने अधिक असभ्य होने की हिम्मत नहीं की। वह सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। हालांकि उसका चेहरा अभी भी ठंडा था, उसका स्वर थोड़ा गोल गोल था। पिताजी, मैं आंटी डायप के साथ क्या करूं? मैं तो खाना ही नहीं खाती। क्या यह भी गलत है? मैंने अभी भी इसका उपयोग नहीं किया है। अभी भी समय का अंतर है। बाघ सो डीप ने देखा कि दोनों बहस करने वाले थे, इसलिए वह जल्दी से उसके बगल में खड़ी हो गई और सलाह देने के लिए अपनी आवाज उठाई, टैन बैंग, टीयूवी अभी विमान से उतर गई है। बस मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। मैं लाती हूँ रात के खाने तक कुछ खाना। देर हो चुकी है। यह सुनकर हुआ टैन बैंग का चेहरा नरम हो गया और वह हुआवी पर चिल्लाया, क्या आप अभी तक आंटी डाइप को धन्यवाद नहीं देंगे? हुआवी ने ठंडे स्वर में छींकते हुए कहा, अकेले होने का नाटक कर रही है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हुआ टैन बैंग ने यह सुना और भौहें चढ़ गईं। मैं थक गया हूँ। मैं आराम करना चाहता हूँ। इस बार हुआवी ने हुआ टैन बैंग पर ध्यान नहीं दिया, उदासीनता से बात की, फिर मुड़कर चला गया। टीयूवी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। तुम्हारी बहन की शादी अबले मिन्हवू से हो गई है। बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें खुद पर विचार करना चाहिए। ऐसे काम मत करो जिन पर बाहरी लोग हंसते हैं। हुआ टैन बैंग पीछे से बोला। हुआवी थोड़ा कांप उठा। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसकी छोटी, सुंदर आंखें पीली हो गईं। क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जिन पर बाहरी लोग हंस सकते हैं? मैंने कभी यह सोचना बंद नहीं किया है। अगर जिसे मेरी माँ ले गई थी वह दुष्ट लड़की न होकर मैं होती तो क्या होता? अगर मुझे कपड़े या भोजन के बारे में चिंता न करनी पड़ती तो क्या होता? क्या है महिमा और धन का उपयोग? अंत में मैं अभी भी अकेला और अकेला हूँ, जिस पर भरोसा करने वाला कोई नहीं है। हुआवी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखें लाल हो गईं। हुआ टैन बैंग और अधिक क्रोधित हो गया। उसकी सांसें धीरे धीरे तेज हो गईं। लेकिन हुआवी की आंखों में नाराजगी दिखाई दी। वह आत्मनिंदा से मुस्कुराई। मुझे पता है, नियम और मैं अलग हैं। पिताजी के लिए वह अधिक उपयोगी मूल्य रखती है। क्या यह सही नहीं है? मेरे प्यारे पिता, अंतिम वाक्य में हुआवी ने हर शब्द कहा। बोलने के बाद वह घूमी और अपने कमरे में वापस चली गई। मैं हुआवी के अंतिम वाक्य ने हुआ टैन बैंग को क्रोधित कर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे अचानक चक्कर आने लगा। टैन बैंग, बाघ सो डीप ने तुरंत उसे सोफे पर बिठाया और बैठ गया और धीरे से उसकी छाती को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे देखो, तुम उससे नाराज क्यों हो? ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते कि वह ले मिन्ह से बहुत प्यार करता है। वो और भी अधिक परेशान होना सामान्य है। इस समय यदि वह नाराज नहीं है तो क्या आपको लगता है कि यह सामान्य है?
थोड़ी देर तक पानी पीने के बाद हुआ टैन बैंग थोड़ा शांत हुआ, असहाय होकर आह भरी और उदास होकर कहा, यह सच है कि वह ले मिन्हवू से प्यार करता है, लेकिन शादी के लिए ले मिन्हवू ने सक्रिय रूप से सहमति व्यक्त की थी। मैं प्रस्ताव देने आया था आपने और इसे स्पष्ट रूप से देखा। ले मिन्हवू ने स्पष्ट रूप से बताया कि वह जिस व्यक्ति से शादी करना चाहती थी वह नहीम था। मुझे बताओ, टीयूवी अभी भी क्यों नहीं समझती है? उसे थोड़ा और समय दें। टीयूवी का व्यक्तित्व मेरे लिए अज्ञात नहीं है। बिना किसी कारण के इन चीजों का सामना करने के बाद वह अपने दिल में बहुत असहज होगी। इस बार बस उसके साथ जाओ। बाक सो डीप ने अपनी पीठ थपथपाई और बोलते समय मुस्कुराए। सो डीप। हुआ टैन बैंग ने उसका हाथ अपनी ओर खींच लिया और उसे सांत्वना देते हुए थपथपाया। पिछले कुछ वर्षों में टीयूवी ने अक्सर आपके प्रति अपना रवैया व्यक्त किया है। यह आपके लिए कठिन रहा है। मुझे पता है कि आप हमेशा बहुत कोशिश करते हैं, आप दोनों के बीच रिश्ते में सुधार हो रहा है। मुझे यह सब दिख रहा है। टैन बैंग, तुम इतने विनम्र क्यों हो? हम परिवार हैं। बाक सो डीप धीरे से उसकी गोद में झुक गया। हुआ टैन बैंग ने सिर हिलाया और उसे कसकर गले लगा लिया। पुस्तक 1 अध्याय 13। रात्रिभोज पार्टी शानदार और गहन है। क्लब ने एक रात की पार्टी आयोजित की। पार्किंग स्थल बहुत पहले ही भर गया था। सजावटी रोशनी ने क्लब के चारों ओर के पेड़ों को क्षितिज पर छोटे चमकदार बिंदुओं की तरह जगमगा दिया। यह क्लब क्षेत्र के 3 सबसे समृद्ध क्षेत्रों के बीच स्थित है, लेकिन खामोशी में छिपा हुआ है। घर का विचार जीवन में कई शोर शराबे वाली चीजों के बीच मौन है। यहाँ बहुत सीमित सदस्य हैं। इसलिए अगर आज रात पार्टी में आने वाले लोग अमीर नहीं हैं, तो भी वे मूल्यवान हैं। व्यवसाय जगत में सक्रिय प्रसिद्ध दिग्गजों को छोड़कर सभी सरकारी अधिकारी, राजनेता और उच्च स्तर के लोग हैं। शाम 8 बजे के ठीक बाद एक शानदार गहरे रंग की एमपीवी धीरे धीरे क्लब में घुसी और फिर रुक गई। स्टाफ ने यह देखा और तुरंत उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। कार में नहीम ने घबराकर खिड़की से बाहर देखा, फिर अपने शाम के गाउन को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और चुपचाप एक गहरी सांस ली। रास्ते में उसने आराम करने की कोशिश की, लेकिन वहां पहुंचने पर भी उसे डर लग रहा था। स्टाफ ने सम्मानपूर्वक कार का एक तरफ का दरवाजा खोला। ले मिन्हवू पहले कार से बाहर निकले और फिर तेजी से दूसरी कार के दरवाजे तक गए और खुद दरवाजा खोला। उसने अपना हाथ नियम को दिया जो चिंतित महसूस कर रहा था। उसकी हथेली उतनी ही बड़ी और मजबूत थी। वह स्पष्ट रूप से बहुत करीब था, लेकिन फिर भी उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही नीम ने निमंत्रण से भरे हाथ को अपनी आंखों के सामने देखा, उसके दिल की घबराहट कमोबेश शांत हो गई। एक पल के लिए झिझकते हुए उसने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। उसने इसे ले लिया। उसके हाथ की गर्माहट नियम के हाथ तक सीधे उसके दिल में चली गई। दोनों लोगों के कार से बाहर निकलने के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया। ले मिन्हवू ने नहीम का हाथ अपनी कोहनी पर रखा। दोनों के बीच की दूरी और भी करीब और घनिष्ठ हो गई। मिन्हवू, वह क्लब के जितना करीब गया, नियम उतना ही अधिक घबरा गया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके पास जो भी ताकत थी वह ले मिन्हवू द्वारा लाई गई थी। यदि वह उसका नेतृत्व नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए आधा कदम भी उठाना निश्चित रूप से कठिन होता। वह अचानक उसके करीब झुक गई, अपना सिर उठाया और उसके कान में फुसफुसाया, मुझे डर है, मैं कभी किसी राजनेता की पार्टी में शामिल नहीं हुई। ले मिन्हवू ने नहीम की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। रात उसके गालों पर चांदनी की तरह सफेद पड़ रही थी। उसकी लंबी पलकें आंतरिक भ्रम से कांप रही थी। इस समय उसकी उपस्थिति ने उसे गहरे जंगल में खोई हुई अंधेरे की देवी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया।
उसकी आंखें थोड़ी शांत हो गईं। अपनी कोहनी को कसकर पकड़े हुए छोटे से हाथ को देखते हुए उसने धीरे से उसके हाथ के पिछले हिस्से को थपथपाया। बस एक सामान्य पार्टी में भाग लेने पर विचार करें। यदि आप किसी को नहीं जानते हैं तो आपको उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, आराम करो। निहीम ने सिर हिलाया। उसे लगा कि हालांकि उसकी आंखें अभी भी पानी की तरह शांत थीं, लेकिन वे ताकत से भरी थी, जिससे उसे सुरक्षित महसूस हुआ। हॉल को शानदार भव्यता से सजाया गया है। यह पार्टी अधिकारियों का जमावड़ा था। इसमें राजनीति और बिजनेस में सक्रिय कई लोग शामिल हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी का फोकस पूरी तरह से ले मिन्हवू और टू नियम पर था। जैसे ही दोनों ने एंट्री की, खूब हंगामा हुआ। ले मिन्हवू विदेशी आर्थिक संबंध मंत्री के लिए एक उम्मीदवार हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो लगभग 2 वर्षों से राजनीतिक दुनिया में शामिल है और उसकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करती है। इसके अलावा ले मिन्हवू की उपस्थिति लंबी, सुंदर और उत्कृष्ट है। एक परिपक्व और स्थिर आचरण के साथ न केवल कई सुंदरियां उसकी अंतहीन प्रशंसा करती हैं, बल्कि कई पुरुषों को दोषी भी महसूस कराती हैं। कहने की जरूरत नहीं है, निहीम के लिए ले मिन्हवू और हुआ परिवार की तीसरी चाची के बीच शादी ने राजनीतिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में हलचल मचा दी। इस रात पहली बार ले मिन्हवू और उनकी पत्नी एक पार्टी में शामिल हुए। नियम के ध्यान का स्तर पूरी तरह से अकल्पनीय था। यहाँ के सज्जनों ने इसके बारे में कभी किसी भी तरह से नहीं सोचा था। हुआ परिवार की तीसरी महिला कभी दिखाई नहीं दी थी, लेकिन आज रात वह देखने में बहुत आकर्षक है। ले मिन्हवू के बगल में खड़ा होना वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी से बना एक जोड़ा है। रात यह निहीम में जीवन शक्ति जोड़ने के लिए लग रही थी। काली शाम का गाउन निहीम की नाजुक त्वचा को निखारता है, जिसमें पतली शिफॉन की कई परतें, कमर के चारों ओर काले मोती और नेकलाइन के चारों ओर इंद्रधनुषी हीरे होते हैं, जो उस पर रात के आकर्षण को बढ़ाते हैं, जैसे चमकती ओस की बूंदें अंधेरी रात, जिसके कारण दूसरों को देखने के लिए अपनी आंखें चौड़ी करनी पड़ती हैं। यहाँ के चेहरे टू नियम से परिचित हैं, लेकिन इसे एकीकृत करना बहुत मुश्किल है। वैसे भी वह अक्सर राजनीतिक खबरें नहीं देखती। इसके विपरीत दूर दूर तक व्यापार जगत के कई प्रसिद्ध लोग थे और वह अधिक प्रभावित महसूस कर रही थी। मिन्हवू, तुम यहाँ हो। मुझे लगा कि तुमने मेरा सम्मान नहीं किया। एक बूढ़ा आदमी ले मिन्हवू से हाथ मिलाते हुए, चमकते हुए मुस्कुराते हुए आगे आया। ले मिन्हवू के पतले होंठ मुस्कुराहट के रूप में मुड़े हुए हैं, जो अक्सर राजनेताओं में देखे जाते हैं, पूर्णता के लिए सटीक, बिना अंतराल के बंद। मैं इन शब्दों को सहन नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक जूनियर हूँ। मैं सामने दिखावा करने की हिम्मत नहीं करता। आप वरिष्ठ बूढ़ा आदमी बेहद संतुष्ट था। ले मिन्हवू के बगल में नियम को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। शायद यह लड़की आपकी पत्नी है। सुंदर, वास्तव में सुंदर। ले मिन्हवू ने इत्मीनान से अपना परिचय दिया। नियम को एहसास हुआ कि यह बूढ़ा आदमी पार्टी का मेजबान था। उसने विनम्रता से उससे हाथ मिलाया। उसके होठों पर हमेशा एक मुस्कान दिखाई देती रही। ले मिन्हवू ने जल्द ही खुद को अतिथि से मेजबान में बदल लिया। एक के बाद एक व्यक्ति सक्रिय रूप से उनका स्वागत करने आए। शुरुआत में ही निहीम ने सहयोग करने और उसके बगल में खड़े होने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसलिए उसने ले मिन्हवू से कहा और फिर आराम करने के लिए कुछ लोगों के साथ एक जगह पर चली गई। स्वभावतः उसे इस प्रकार का संचार पसंद नहीं आया। आज रात की शराब पार्टी स्पष्ट रूप से राजनीतिक जगत के लिए एक सामाजिक सभा थी। सीधे शब्दों में कहें तो यह आगामी चुनाव से जुड़ी एक गतिविधि है, जिसमें आमंत्रित बिजनेस टाइकून ही वित्तीय सहयोग के पीछे हैं। सतह पर हर कोई खुशी से बातें कर रहा था,
लेकिन वास्तव में नीचे बहुत तेज हवा और बारिश थी। हर किसी को मुस्कुराने की कोशिश करते हुए देखकर निहीम को उनके लिए थकान महसूस हुई। जब वह बहुत छोटी थी तो वह अपने माता पिता के साथ पार्टियों में जाती थी। उसी समय वह अभी भी एक बच्ची थी और अपनी बहन और अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए पार्टियों में जाती थी। लेकिन अब वह एक वयस्क के रूप में है। मैं अब भी पार्टियों में जाता हूँ, लेकिन अब बात करने के लिए लोग नहीं मिलते। लोग बहुत अजीब है। व्यक्ति जितना बड़ा होता जाता है वह उतना ही अकेला होता जाता है। तो क्या अंततः अकेलापन लोगों को चुनता है या लोग अकेलेपन को चुनते हैं? निहीम ने धीरे से रेड वाइन का गिलास पकड़ा। उसने ले मिनहवू की ओर देखा जो गिलास में वाइन के बीच से दूर खड़ा था। भरी भीड़ में भी उसे ढूंढना आसान होगा। उन्होंने सीधा सुंदर सूट पहना था जिसने महिलाओं का बहुत ध्यान आकर्षित किया। शराब की चमचमाती परत के माध्यम से निहीम ने उन महिलाओं की आंखों को देखा जो बाघ और तेंदुए की तरह उसे देख रही थी। मुड़कर नियम अकेले फर्श से छत तक की खिड़की की ओर चला गया। उसकी हलचल की तुलना में उसका अकेलापन बेहद स्पष्ट था। उसके पेट में दर्द होने लगा। यह सब दिन के दौरान कॉफी के ठंडे कप के कारण हुआ। साथ ही उसने अभी अभी रेड वाइन पी थी। शायद इसी वजह से उसके पेट की बीमारी फिर से शुरू हो गई। नीम ने धीरे से उसका पेट दबाया, लेकिन लोगों की हंसी से बचने के लिए उसने इसे बहुत स्पष्ट रूप से करने की हिम्मत नहीं की। उसने खुद को दर्द सहने के लिए मजबूर किया। इसी समय वेटर की आवाज पीछे से आई, सम्मानजनक और सौम्य, लेडी ले, गर्म पानी का यह कप आपका है। नीम ने आश्चर्य से पलटकर पूछा, क्या यहाँ वेटर के पास जादुई आंखें हैं? यह वेटर कितना चौकस है ना? वेटर मुस्कुराया और समझाया, आह, गर्म पानी का यह कप अभी कांग्रेसी ले ने आपके लिए तैयार करने का आदेश दिया था। कांग्रेसी ले ने कहा कि आपका पेट मजबूत नहीं है और आप शराब नहीं पी सकते। निहीम स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से गर्म पानी का कप उठाया और काफी देर बाद उसे होश आया। उसने ले मिनहवू की ओर देखा। उसने उसकी ओर नहीं देखा। वह अभी भी शराब का गिलास पकड़े हुए था। राजनीतिक दुनिया के कुछ लोगों के साथ खुशी से बातचीत कर रहा था। उसकी लंबी पीठ एक इत्मीनान और स्थिर व्यवहार दिखा रही थी। पुस्तक 1 अध्याय 14 अहंकारी महिला। उसके हाथ में रखे पानी के गिलास के तापमान ने उसे गर्म कर दिया। टी प्रदूषित ने उसकी पीठ की ओर देखा, जैसे उसके हाथ में गर्म पानी का प्याला उसके अंदर के खालीपन को अब अस्तित्व से बाहर कर दिया हो। क्या इस गिलास पानी का मतलब यह है कि उसे उसकी परवाह है? उसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन साथ ही उसे थोड़ी बेचैनी भी महसूस हुई। अगर उसने इसे गलती से देख लिया तो क्या होगा? जीत और हार के बारे में चिंता करने की यह भावना वास्तव में कठिन है। उसके बगल में खड़े वेटर ने निहीम को पानी का गिलास स्वीकार करते हुए देखा, मुस्कुराया और सौहार्दपूर्वक पूछा, लेडी ले, क्या आपको मुझे पेट दर्द की दवा लाने की जरूरत है? निहीम ने पीछे मुड़कर देखा और थोड़ा मुस्कुराया, नहीं, मैं पानी पी सकता हूँ, धन्यवाद। वेटर विनम्रतापूर्वक पीछे पीछे चला गया। कांच की खिड़की टू नियम की खूबसूरत आकृति को दर्शाती है। थोड़ा गर्म पानी पीने से उसका पेट दर्द कम हो गया। कुछ और राजनेताओं ने ले मिनहवू को ऐसे घेर लिया मानो वही पार्टी के असली मालिक हों। निहीम मुस्कुराया तो उसकी ओर देखती उसकी आंखें प्यार और सम्मान से भर गईं। एक गहरी सांस लेते हुए निहीम को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। जैसे ही उसने अपनी नजर हटानी चाही, उसे कुछ ही दूरी पर एक लड़की आती हुई दिखाई दी। लड़की ने एक लंबी लैवेंडर शाम की पोशाक पहनी हुई थी, जिसका हेम एक तरफ लटका हुआ था, जिससे उसकी गर्म, मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता दिख रही थी।
पोशाक का यह रंग लड़की को रहस्यमय तो बनाता है, लेकिन उसकी स्त्री सौम्यता नहीं खोता। इंद्रधनुषी क्रिस्टल से भरी पोशाक एक शानदार और शानदार शैली दिखाती है। यह लड़की बहुत जवान दिखती है, शायद अभी 30 की नहीं होगी। उसके चेहरे की विशेषताएं एशियाई और यूरोपीय रक्त रेखाओं का मिश्रण है। लड़की में एक पश्चिमी व्यक्ति की उत्साही शैली और एक पूर्वी व्यक्ति की सुंदरता है। उसकी पीठ पर लहराते हुए उसके सरल लंबे बाल उसकी बुद्धिमत्ता को और अधिक प्रकट करते हैं। निहीम को पता चला कि इस लड़की का राजनीतिक जगत में बहुत स्वागत किया गया था। यहाँ तक कि व्यवसाय जगत के कुछ प्रसिद्ध लोग भी उससे कुछ हद तक विनम्र प्रतीत होते थे। जब नियम ने उस लड़की को ले मिनहवू की ओर चलते देखा तो वह भ्रमित हो गया। उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उसकी पतली उंगलियां अनजाने में कांच के कप को पकड़ लिया। किसी कारण से उसे वास्तव में उम्मीद थी कि ले मिनहवू उस लड़की को नहीं देख पाएगा। वह वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहती थी। यह अफसोस की बात है कि स्वर्ग टू नियम के दिल के डर को नहीं समझ सकता। उसने स्पष्ट रूप से ले मिनहवू को पलटते देखा। लड़की आगे बढ़ी, साहसपूर्वक उसे गले लगाने की पहल की। हालांकि ले मिन्ह ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। उनके मुंह के कोने में अभी भी वह कर्व बना हुआ था जो एक राजनेता को होना चाहिए, बिना मुस्कुराए। साफ था कि वे दोनों बेहद परिचित थे। लड़की का चेहरा एक भावुक भावना से भरा हुआ था जिससे टू नियम बहुत परिचित थी। इस प्रकार की भावना का वह अक्सर अपने आप में सामना करती थी। उसने देखा कि ले मिनहवू उस लड़की को कोमलता, जुनून और स्वामित्व से भरी आंखों से देख रहा था। फिर उसने देखा कि लड़की ने बहुत स्वाभाविक रूप से उसकी बाह पकड़ रखी थी। लड़की का लगभग पूरा शरीर ले मिनहवू के शरीर के करीब दबा हुआ था। उसकी बाह की हल्की सी हरकत से ही वह लड़की के मोटे स्तनों को छू जाती थी। लड़की ने चुपके से ले मिनहवू के कान में कुछ कहा। उसके लाल होठों की मुस्कान किसी भी आदमी को मंत्रमुग्ध कर सकती थी। ले मिनहवू ने सुनने के बाद उसके पतले होंठ थोड़े मुड़े। उसकी अभिव्यक्ति मौन रूप से सहमत थी। निहीम के दिल में ले मिनहवू के होठों की वक्रता भी डरावनी लग रही थी। दर्द उसके दिल में दौड़ रहा था। वह वास्तव में आगे बढ़ना चाहती थी और ले मिनहवू को पीछे खींचना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों को ऐसा लगा जैसे उन्हें जमीन पर कीलों से ठोंक दिया गया हो। वह हिलना चाहती थी लेकिन हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि दूर से ले मिनहवू ने भी उसकी स्थिर निगाह को महसूस किया था। उसने अपनी आंखें उठाईं और सीधे इस तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी समुद्र की तरह गहरी थी, लेकिन उन्होंने नियम को डरा दिया। उसने तुरंत दूर देखा, पीछे मुड़ी और खिड़की से बाहर अंधेरे को देखा। उसके दिल की धड़कन उसके कानों में तेज हो गई, जिससे उसके पूरे दिल में दर्द होने लगा। कुछ ही समय बाद उस लड़की ने ले मिनहवू को क्लब हॉल से बाहर खींच लिया। निहीम पीछे मुड़ने से खुद को नहीं रोक सका और केवल अपनी पीठ देखी। लंबा, पीला। क्या वह आगे बढ़े? उससे एक सवाल तो पूछे कि वह कौन है। अफसोस की बात यह थी कि उसके हाथ में गर्म पानी का कप हिल रहा था। नियम में अभी भी अपने पति को वापस लाने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। यह पार्टी की रात कभी आपकी नहीं थी, है ना? उसके पेट में फिर से दर्द होने लगा। अभी की तुलना में इस बार यह और भी अधिक असामयिक था। निहीम ने खिड़की को पकड़ रखा था। पहले कभी न देखी गई थकान की भावना ने उसे घेर लिया था। ले मिनहवू को देख रही उसकी आंखों का ध्यान काफी समय से खो गया था और वह लंबे समय तक दूर नहीं जा सकी। उसका नाम हा डोंग है। बेशक यह वह चीनी नाम है जो उसने खुद दिया था। उसका एक और बहुत ही सुखद नाम वेरा जादोर भी है। उसके बगल में अचानक एक सौम्य आवाज सुनाई दी। स्वर बेहद इत्मीनान वाला था, गुलदाउदी की कोमल मिठास की तरह।
नीहिम का सारा ध्यान ले मिन्हवू पर केंद्रित था। अप्रत्याशित रूप से कोई आ रहा था। वह पीछे मुड़कर देखने से पहले बहुत देर तक स्तब्ध थी। वह सूट पहने हुए एक आदमी था, ले मिन्हवू जैसा लंबा, लगभग 40 के आसपास का लग रहा था। इस आदमी की शक्ल सुंदर नहीं है, लेकिन उसमें एक राजनेता जैसा आत्मविश्वास और दृढ़ता है, जिससे दूसरों के लिए उसकी उपस्थिति को हल्के में लेना असंभव हो जाता है। यह आदमी परिचित लग रहा था, लेकिन एक पल के लिए नियम को याद नहीं आया कि उसने उसे कहाँ देखा था। उस आदमी ने उसे संदेह से भौहें सिकोड़ते देखा, थोड़ा मुस्कुराया, उसके पास पहुंचा। हेलो मिसेज ले, मैं जियान्यू हूँ। जियान्यू? यह नाम टू नियम के दिमाग में बिजली गिरने जैसा था। उसने तुरंत इस आदमी को अपने सामने विदेशी आर्थिक मामलों के मंत्री के साथ जोड़ लिया, जिसे वह अक्सर टीवी पर देखती थी। नहीं, अधिक सटीक रूप से कहें तो वह इस बार अपना पद संभाल पाएगा या नहीं, यह अभी भी एक रहस्य था। यह पता चला कि आप मंत्री जिया हैं। आप अभी बहुत असभ्य थे। नीहिम को जल्दी से हाथ मिलाकर लौटा दिया। जियानी एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रही थी जिसने कई तूफानों और तूफानों का अनुभव किया था। उसकी मुस्कान सामंजस्यपूर्ण थी लेकिन गर्म नहीं थी। उसकी आंखें पहले और बाद में नीहिम को देखती थी और स्पष्ट रूप से मंत्रमुग्ध थी। मैंने लंबे समय से सुना है कि हुआ परिवार की 2 बेटियां धूप बनाती हैं। घर एक फूल की तरह सुंदर है। आज इसे अपनी आंखों से देखना वास्तव में सम्मान की बात है। सचमुच वह बहुत सुंदर थी। बस यहाँ खड़े होकर वह एक अंधेरी गुफा में चुपचाप खिलते हुए, चमकते हुए एक आर्किड की तरह लग रही थी। मंत्री जिया बहुत प्रशंसात्मक हैं, नीहिम ने विनम्रता से जवाब दिया, मदद करने में असमर्थ लेकिन सतर्क महसूस करते हुए। अगरबत्ती बनाने वाला परिवार बाहरी लोगों की ओर से सिर्फ एक प्रशंसा है। आखिरकार यह राजनेताओं द्वारा आयोजित एक पार्टी है और शब्द अप्रत्याशित हैं। इसके अलावा वर्तमान में जियानी भी उम्मीदवारों में से एक है। अगर वह कुछ अनुचित कहती है तो इससे ले मिन्हवू की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। जियानी ने अनगिनत प्रकार के लोगों के साथ बातचीत की, जाहिर तौर पर नियम के विचारों को देखा, मुस्कुराया। श्रीमती ले ने जो कहा वह सही है। जब बाहरी लोग धूप बनाने वाले परिवार का उल्लेख करते हैं तो वे केवल हुआ परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन कई दशक पहले हर कोई जानता था कि धूप बनाने वाला परिवार वास्तव में दाओ तुए की खुशबू को आज भी याद करता है। यह अफसोस की बात है कि हुआ थी समूह अब मौजूद नहीं है। दाओ तुए एक इत्र का नाम है। यह वह उत्पाद भी है जिसने टू परिवार को रातों रात प्रसिद्ध होने में मदद की। उस क्षण से टू परिवार ने अपने नाम को बढ़ावा देने के लिए अगरबत्ती बनाने की तकनीक पर भरोसा किया। टू परिवार नीहिम की माँ का परिवार है। टू परिवार की प्रत्येक महिला को परफ्यूम से विशेष लगाव है। नीहिम ने यह सब अपनी माँ से सुना था। हर चीज हुआ परिवार और टू परिवार से संबंधित है। दाओ तुए वह इत्र है जिसे तैयार करने में टू नियम की माँ ने अपना पूरा जीवन बिताया। कुछ लोगों का कहना है कि इस परफ्यूम की मनमोहक खुशबू वर्तमान में बाजार में उपलब्ध अधिकांश प्रसिद्ध परफ्यूमों से कहीं अधिक है। यह दुनिया में लंबे समय तक चलने वाली खुशबू वाला पहला परफ्यूम है, इसलिए टू फैमिली इंडस्ट्री में धमाल मचा सकती है। चूंकि विदेशी ऑर्डर तेजी से बढ़ते रहे, इसलिए टू परिवार ने तुरंत इत्र उत्पादन को अपना मुख्य पेशा माना। क्योंकि सभी इत्र सामग्री आयातित होती है, अपने व्यवसाय का विस्तार करते समय टू परिवार ने अंतर्राष्ट्रीय इत्र बाजार में प्रवेश करने के लिए उस शैली का लाभ उठाया। क्या आप पता लगा सकते हैं कि कितना उत्पाद उपभोग किया गया है? उस समय टू नियम के पिता हुआ टैन बैंक केवल टू परिवार के संचालन के प्रभारी प्रबंधक थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टू नियम की मां टू अनह वान उनका सम्मान करेंगी। अनह वान खूबसूरत है,
हर बार जब हुआ टैन बैंग उसे देखता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसका दिल धड़कने लगता है। अक्सर मिलने जुलने से दोनों के बीच जुनूनी प्यार पनप गया। चूंकि वह एक बच्चा था, हुआ टैन बैंग के कोई पिता या माँ नहीं थी और टू परिवार उसके साथ एक रिश्तेदार की तरह व्यवहार करता था। अनहवान के माता पिता भी वास्तव में इस अमीर और सुंदर युवक को पसंद करते थे। हालांकि अनहवान परिवार में एकमात्र संतान थे, उन्होंने उसकी इच्छा का पालन किया और इस विवाह की अनुमति दी। होआ परिवार और टू परिवार के मित्र बनने के बाद होआ टैन बैंग व्यवसाय की जिम्मेदारी लेने में अधिक सक्रिय हो गया। हालांकि टू अनहवान जैसा अगरबत्ती बनाने वाला मिलना दुर्लभ है, अंत में उसे व्यवसाय की समझ नहीं थी और अपने पति को इतना समर्पित देखकर उसने धीरे धीरे अपने काम का ध्यान व्यवसाय से परिवार की ओर स्थानांतरित कर दिया। बहुत जल्द होआ टैन बैंग की देखरेख में टू परिवार का व्यवसाय अधिक से अधिक समृद्ध हो गया। प्रत्येक प्रकार के इत्र की खपत ने उसी उद्योग में अन्य कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। टू परिवार की धूप बनाने की तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली, इसलिए अधिक प्रसिद्ध इत्र कंपनियां व्यक्तिगत रूप से धूप बनाने के लिए टू परिवार को आमंत्रित करना चाहती थी, लेकिन टू अनहवान ने कुशलतापूर्वक मना कर दिया। अनहवान के माता पिता हुआ टैन बैंग से बेहद संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने टू परिवार की सारी संपत्ति प्रबंधन के लिए हुआ टैन बैंग को दे दी और स्पष्ट रूप से सारा अधिकार त्याग दिया। बाद में अनहवान गर्भवती हो गई। हुआ टैन बैंग अपनी पत्नी से और भी अधिक प्यार करने लगा। अनहवान के माता पिता भी मुस्कुराते हुए मर गए। अनहवान अपने पति से पूरे दिल से प्यार करती है। अपनी सबसे बड़ी बेटी को जन्म देने के बाद वह अपने परिवार पर और भी अधिक केंद्रित हो गई, जिससे हुआ टैन बैंग को काम के फैसले लेने का पूरा अधिकार मिल गया। जिस वर्ष टू अनहवान टू निहीम से गर्भवती हुई, हुआ टैन बैंग ने कंपनी के पैमाने का विस्तार किया। इत्र के अलावा उन्होंने अन्य उद्योगों में भी काम किया। अनहवान ने हुआ परिवार से शादी की और निश्चित रूप से टू परिवार की सारी संपत्ति हुआ थी समूह में लाने के लिए सहमत हो गई। तब से हुआ थी ग्रुप की पूंजी और नींव और भी मजबूत हो गई है। टू नियम के जन्म के 8 साल बाद तक सब कुछ सही था। बाक सो डीप प्रकट हुआ, जिसने हुआ परिवार की शांति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जब अनहवान ने तलाक मांगा तो हुआ टैन बैंग ने अफसोस के साथ हुआ परिवार और टू परिवार को उनकी संपत्ति जब्त करने की धमकी दी। उसका शुरुआती इरादा अच्छा था, वह सिर्फ अपनी पत्नी के फैसले को बरकरार रखना चाहता था। दुर्भाग्य से अनहवान के मजबूत चरित्र के कारण उसने हुआ टैन बैंग की धमकियों के बावजूद अपने पति और बाक सो डीप के करीबी रिश्ते का दृश्य अपनी आंखों से देखा। उसने तलाक लेने की ठान ली थी। हुआ टैन बैंग को शर्म महसूस हुई और उसे जाने देना पड़ा। तलाक के बाद टू अनहवान ने कुछ भी नहीं लिया और टू निहीम को जाने का निर्देश दिया। हुआ टैन बैंग ने भी हर साल टू अनहवान को पैसे और उपहार भेजने की कोशिश की, लेकिन उसने डांटा और भाग गया। निहीम को हमेशा यह समझ में नहीं आता था कि जब उसकी माँ चली गई तो उसने केवल उसका अनुसरण क्यों किया, अपनी बड़ी बहन का नहीं। जब वह 10 साल की थी तब वह अपनी माँ के इरादों को पूरी तरह से समझ गई थी। माँ ने 2 साल के अंतर पर 2 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन केवल एक को ही परिवार की श्रेष्ठता विरासत में मिली। वह स्वाद तैयार करने की जन्मजात क्षमता है। यह सही है, यह कोई संयोग नहीं है कि टू परिवार अगरबत्ती बनाने के पेशे का संस्थापक हो सकता है। यह सब टू परिवार की बेटी की गंध के प्रति संवेदनशील होने की प्राकृतिक क्षमता के कारण है। दूसरे शब्दों में, निहीम की गंध की सहज भावना बहुत संवेदनशील है। जब तक वह किसी भी फूल की खुशबू सूंघती है, वह इसे अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से याद रखेगी।
एक उत्कृष्ट धूप निर्माता को केवल 3,500 विभिन्न प्रकार की धूप याद रखने की आवश्यकता होती है और नीहिम बचपन से वयस्कता तक 5,000 से अधिक प्रकार की धूप को जल्दी से अलग कर सकता है। बेशक, नाक पर भरोसा करके ऐसा करने वालों की कमी नहीं है। नीहिम की सबसे बड़ी क्षमता यह है कि वह उस चित्र के अर्थ को सूंघ सकती है जिसके अस्तित्व के बारे में वह कभी नहीं जानती थी। यह एक जन्मजात प्रतिभा है जो उसकी बहन हुआवी के पास नहीं है। टू अनहवान का हमेशा मानना है कि जब तक टू नियम को पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, वह अपने विचारों, स्मृति और भावनाओं का उपयोग करके मनचाहा परफ्यूम बना सकती है और एक सम्मानित मास्टर परफ्यूमर बन सकती है। दुर्भाग्य से उनके बचपन के भूत ने नीहिम के दिल पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। हर बार जब भी उसे परफ्यूम की खुशबू आती है तो नियम को अपने माता पिता की बहस याद आती है। इसलिए आज तक नीहिम को इस पेशे के बारे में बहुत उलझन महसूस होती है। मुझे नहीं पता कि हुआ टैन बैंग ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा या तो अनहवान के दिल में शर्म की वजह से, लेकिन तलाक के बाद से हुआथी ग्रुप ने परफ्यूम पर काम करना बंद कर दिया है, बजाय इसके कि इसमें निवेश करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़े। यह अन्य पेशे हुआ टैन बैंग के इत्र व्यवसाय को जारी न रखने के साथ साथ दाओ तुय भी धीरे धीरे एक किंवदंती बन गया। बाद में बाहरी लोगों को केवल यह पता चला कि दाओ तुय नामक एक इत्र था जो लंबे समय से खो गया था और कोई भी दाओ तुय की उत्पत्ति नहीं जानता था, लेकिन नीहिम, उनकी बेटी, को विशेष रूप से क्षमता का आशीर्वाद मिला था। इसे छुपाने की भी पूरी कोशिश की, इसलिए जब टू नियम ने सुना कि जियानी ने क्या कहा तो वह बेहद आश्चर्यचकित हुआ। आखिरकार अब बहुत कम लोग जानते हैं कि ड्रंकन पीच मूल रूप से टू परिवार द्वारा परिष्कृत किया गया था। वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, मंत्री जिया दयालु हैं। जियानी ने देखा कि वह और अधिक नहीं कहना चाहती थी। जाहिर तौर पर अधिक पूछना असुविधाजनक था, लेकिन वह भी ऐसी सुंदरता से अलग होने को सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए वह विनम्रता से मुस्कुराया। चाहे इस मंत्री पद को रखा जा सकता है या नहीं, यह अभी भी एक रहस्य है। सुश्री, आपको पता होना चाहिए कि आपके पति ईंधन के बिना प्रकाश नहीं है। हालांकि मेरे पीछे कई वित्तीय निगम हैं, ले मिन्हवु के पीछे आपका हुआ परिवार है। जब वित्तीय संसाधनों की बात आती है तो मैं हार जाऊंगा। आपका क्या मतलब है, मंत्री जिया? नीम की अभिव्यक्ति पहले की तरह शांत रही। उसके मुंह का कोना पानी की तरह एक सौम्य मुस्कान में बदल गया। आर्थिक मंत्री का पद स्वाभाविक रूप से कंपनियों के करीब है, इसलिए मुझे लगता है अर्थ यह है कि लोग निर्णायक कारक हैं। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करना लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करो। श्रीमती ले वास्तव में उत्कृष्ट हैं। उनके शब्द हजारों सोने के बराबर हैं। जियानी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सुश्री ले निश्चित रूप से जानती हैं कि मैं नेशनल असेंबली से उसी आरोप का सामना कर रही हूँ। इस अप्रत्याशित राजनीतिक दुनिया में अंत में कोई भी यह नहीं कह सकता कि भगवान की इच्छा कौन कर रहा है। ले मिन्हवु के पास भी बहुत सारी राजनीतिक चालें हैं। उनका सबसे अच्छा कौशल लोगों के दिलों में हेरफेर करना है, यह चाहते हुए भी कि मैं इस जूनियर से हार जाऊं। वास्तव में अनिच्छुक है। नीहिम इस विषय को अपने साथ जारी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने शांति से कहा, मैं सिर्फ एक युवा लड़की हूँ। प्रमुख राजनीतिक मामलों में शामिल नहीं हूँ। एक व्यक्ति के रूप में मुझे लगता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार तय करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अच्छे हैं, आखिरकार आपका ही है। जबरदस्ती करना आपका नहीं है। क्या आप सही हैं? जिया एन ने सिर हिलाया और सोच समझकर कहा, इस बार जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मैं वास्तव में प्रभावित हुआ। इतनी कम उम्र में
आप शक्ति की महिमा को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते, जो वास्तव में सराहनीय है कि ले मिन्हवू आपके योग्य नहीं है। पुस्तक 1 अध्याय 15। हा डोंग। नियम को उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक विषय बदल देगा। वह स्तब्ध थी और थोड़ी देर बाद वह अजीब तरह से फुसफुसाई, मंत्री जिया, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रही हूँ कि आपका क्या मतलब है। जियानी ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, श्रीमती ले एक स्मार्ट व्यक्ति हैं, लेकिन अक्सर स्मार्ट महिलाएं वही गलती करती हैं जो आंख मूंद कर इंतजार करना है। इस प्रक्रिया से गुजरे बिना श्रीमती ले एक स्मार्ट महिला नहीं बनेंगी। उसके शब्दों में एक संकेत था। अचानक वह निहिम के करीब झुक गया। ले मिन्हवू, इस व्यक्ति का दिल बहुत भारी है, गहरा दिल है, यहाँ तक कि मैं उसकी योजना के अनुसार नाव को खाई में पलट दूंगा। सौम्य और शांत, लेकिन वास्तव में एक तेंदुए की तरह। जब वह ध्यान नहीं दे रही होती है तो वह उसे जमकर काटेगा। यह दंश अक्सर दुश्मन के घातक स्थान पर होता है। श्रीमती ले सिर्फ एक महिला है। वह चाहती है कि आप अपने सारे विचार उस पर खर्च करें। प्रयास की बर्बादी। आप भविष्य में अपने लिए निर्णय क्यों नहीं लेते? जियानी के शब्दों से निहिम सहज रूप से पीछे हट गई, जिससे निहिम को बिना किसी कारण के असंतुष्ट महसूस हुआ। फिलहाल मैंने इस पर विचार नहीं किया कि उसके शब्दोचित थे या नहीं, लेकिन ले मिन्हवू उसका पति था। एक बाहरी व्यक्ति सामने जज कर रहा था। उसका पति वैसा ही था और वह स्वाभाविक रूप से दुखी थी। वह नहीं जानती कि ले मिन्हवू किस तरह का व्यक्ति है, लेकिन वह एक बात अच्छी तरह से समझती है। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए उस व्यक्ति की आंखों को देखना होगा। पहली बार जब उसने ले मिन्हवू को देखा तो उसकी आंखें शांत और इत्मीनान से थीं। इतनी सारी उथल-पुथल से गुजरने के बाद बिल्कुल वैसी ही स्थिरता, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अपनी आंखों की स्थिरता को हिला नहीं सका। उसका मानना है कि उसका भी एक पक्ष है जिसके बारे में वह नहीं चाहता कि किसी को पता चले, लेकिन वह अभी भी उस शांतिपूर्ण हिस्से के पीछे की सच्चाई का इंतजार करने को तैयार है। मंत्री जिया, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर मैंने ले मिन्ह से शादी की तो मैं उसका आदमी बनूंगा। चाहे वह किसी भी तरह का आदमी हो, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक गहरी सांस लेते हुए निहिम मुस्कुराया और सीधे जियानी की आंखों में देखा। जियानी की आंखों में प्रशंसा दिखी। वह मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। अगर श्रीमती ले ने यह कहा तो मैं खुद को और परेशान नहीं करूंगी। यह सिर्फ इतना है कि मैं श्रीमती ले के गुणों को सम्मानजनक और गुणी के रूप में देखती हूँ और ले मिन्हवू को फिर छोड़ देती हूँ। प्यारी पत्नी अकेली, सार्वजनिक स्थान पर एक अन्य महिला के साथ जो प्यारी और स्नेही है। मैंने इसे अभी अभी देखा है। नीम ने चुपचाप अपने होंठ चबाए। उसके दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों से उसकी मुस्कान गायब हो गई थी। मंत्री जिया बहुत चिंतित हैं। खुद को शुद्ध रखना एक राज्य सिविल सेवक की नींव है। मिन्हा वो बस महत्वपूर्ण काम पर चर्चा कर रहा है। वह 24 वर्षीय हा डोंग ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बिजनेस स्कूल से स्नातक किया है। मेरे पिता एक विदेशी चीनी हैं और वर्तमान में राजनीतिक जगत में जिया के मंत्री हैं। उनकी मां बेरी फ्रांसीसी मूल की हैं और बाजार में एक प्रसिद्ध वाइन एस्टेट की मालिक हैं। हालांकि हा डोंग ने अभी अभी विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। 18 साल की उम्र से उसने व्यवसाय की दुनिया में अपनी महारत हासिल कर ली है। राजनीतिक जगत में वह एक मशहूर रेड लेडी है। उसके परिवार और उसके हुआ परिवार की शक्ति समान है। यह भी कहा जा सकता है कि वे अधिक हैं, कम नहीं। हा डोंग को कई पुरुषों की भावनाओं में एक देवी कहा जा सकता है, जो वास्तव में राजनीतिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों के लिए बहुत आकर्षक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका एक बार ले मिन्हवू के साथ रिश्ता था। मैं विशेष रूप से नहीं जानता,
लेकिन उन्हें बात करते और हंसते हुए देखकर उन दोनों के बीच घनिष्ठता के स्तर का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। हाँ, डोंग का परिचय देने की पहल करने से पहले जियानी ने टू नियम के बोलने का इंतजार नहीं किया। यह बोलते हुए वह एक पल के लिए रुका और उसकी ओर देखा। श्रीमती ले, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कहा। क्या आप अभी भी इतनी भोली हैं कि यह सोच रही हैं कि ले मिनहवू और वह सिर्फ एक व्यावसायिक रिश्ते में है? निहीम स्थिर खड़ी रही, लेकिन उसका दिल लंबे समय तक ठंडा रहा। जियानी द्वारा कहा गया हर शब्द उसकी छाती में एक छोटे चाकू की तरह चुभने जैसा था। गिलास में गर्म पानी जल्द ही ठंडा हो गया और वह ठंडक फिर से उसके अंदर समा गई। उसने जियानी की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, उन बेहद आत्मविश्वास से भरी लेकिन मजाकिया आंखों को देखा। उसके हाथ गुप्त रूप से भिंच गए, उसके मुंह के कोने एक शांत मुस्कान में बदल गए। मंत्री जिया, ऐसा लगता है जैसे आप दौड़ रहे हैं इस बार चुनाव। मुझे यकीन नहीं है, अन्यथा आप मिनहवू के निजी मामलों की इतनी परवाह क्यों करते? उसकी आवाज फूल की तरह शांत थी, बिना किसी अराजकता के। मैं किसी और की तुलना में मिनहवू के निजी जीवन के बारे में अधिक जानती हूँ। इसलिए यदि मंत्री जिया इस कहानी का उपयोग मिनहवू पर हमला करने के लिए करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि आपको इसे स्वीकार करना होगा। मैं फिर से निराश हूँ। अगर मैं मंत्री जिया होती तो मैं अपनी सारी ऊर्जा चुनाव में लगा देती और अपने विचारों का इस्तेमाल लोगों को खुश करने के लिए करती, तो कोई चिंता क्यों होती? बेशक मैं सिर्फ एक लड़की हूँ और राजनीति को नहीं समझते। आप अपनी तुलना किसी मंत्री से कैसे कर सकते हैं? अगर मैं कुछ गलत कहता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि मंत्री जिया माफ करने के लिए पर्याप्त उदार होंगी। जियानी को बेहद आश्चर्य हुआ जब उसने अपने सामने टू नियम को देखा। यह महिला बाहर से बहुत नरम दिखती है, लेकिन असल में उसकी अपनी राय और सिद्धांत है। उसके उचित व्यवहार ने सचमुच उसे उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। मंत्री जिया, मैं थोड़ा और गर्म पानी लेना चाहता हूँ। मैं अब आपसे बात नहीं कर सकता। मुझे सचमुच खेद है। निहीम ने विषय समाप्त किया और जाना चाहा। जियानी थोड़ा मुस्कुराई। ठीक है, आशा है कि भविष्य में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नियम भी जवाब में मुस्कुराया, धीरे से सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। हवा में एक ताज़ी खुशबू थी, जो जियानी की सांसों में घुल रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत बेहोश हो गया। अप्रत्याशित रूप से इस दृश्य ने क्लब के कोने में आंखों को पकड़ लिया। वे आंखें काली और शांत थीं, जैसे कोई तेंदुआ गहरी रोशनी फैला रहा हो। पुस्तक एक अध्याय 16। सुबह के सूरज में आदमी। सुबह की धूप की पहली किरणें पर्दों के माध्यम से चमकती हैं, हल्के नीले कालीन पर रोशनी चमकती है। बिस्तर पर एक प्यारा शरीर थोड़ा हिल गया। उसके लाल होठों से कराह निकल रही थी, जैसे कि वह कुछ भी न हो। जब टू नियम की नींद खुली तो उसने देखा कि खिड़की काफी देर से खुली हुई थी। उसकी खूबसूरत आंखों ने स्वप्न में चारों ओर देखा और वह अचानक जाग गई। निहीम जल्दी से उठ बैठी। प्रत्येक सिरदर्द आ रहा था, जिससे वह धीरे से कराह रही थी। उसे रगड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। रुको, वह घर कब आई? उसका मन गोंद की तरह अस्पष्ट और अस्पष्ट था। उसके हाथ ने बगल में लगे रिमोट कंट्रोल को दबाया और खिड़की का पर्दा धीरे धीरे खुल गया। शायद ही कभी मौसम आज जितना सुंदर रहा हो। बादल वाला आकाश धीरे धीरे नीला हो गया। उसके गालों पर चमकती सर्दियों की गर्म धूप और भी उज्ज्वल हो गई। उसके लंबे घुंघराले बाल धीरे से समुद्र में जागते हुए एक सुंदर जलपरी की तरह गिर गए। लेकिन निहीम का चेहरा तुरंत सफेद हो गया, बिल्कुल खिड़की के बाहर ऊंचे पेड़ पर गिरे पत्तों की तरह, असहाय और घबराया हुआ। उसका नाइटगाउन किसने बदला? निहीम ने कल जो कुछ हुआ उसे याद करते हुए अपना सिर जोर से थपथपाया। उसे याद है कि उसने घबराकर क्लब में ले मिनहवू की बाह पकड़ ली थी।
तभी कुछ लोग उसके पास आए। ले मिन्हवू ने उसे राजनीतिक और व्यापारिक दुनिया की कई हस्तियों से मिलवाया। उसने ले मिन्हवू और हाँ डोंग को क्लब छोड़ने के बाद देखा। जियानी चली गई थोड़ी देर के लिए उससे बात करने के लिए। बाद में जब पार्टी शुरू हुई तब भी उसे ले मिन्हवू का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। जब नियम ने याद करने की पूरी कोशिश की तो उसके दिमाग में कुछ दृश्य दिखाई दिए। पार्टी में वह एक बेघर इंसान की तरह थी, हालांकि उन्हें कई अधिकारियों की पत्नियों द्वारा पीने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने थोड़ी सी शराब पी, फिर उसने और अधिक पी, क्योंकि तभी वह अपने लगातार दर्द वाले पेट को बेहोश कर सकती थी। जब नहीम ने अपनी आंखें बंद कीं, तो उसकी तितली के पंखों जैसी लंबी पलकें हल्की सी कांपने लगी। अंत में वह थोड़ी प्रभावित हुई। ऐसा लग रहा था जैसे एक आदमी आया, उसके लिए शराब का गिलास पिया और फिर उसे कार में गले लगा लिया। यह पता चला कि वह सपना नहीं देख रही थी। घर के रास्ते में वह वास्तव में उस आदमी की बाहों में गिर गई, स्थिर और गर्म। यह आदमी कौन है? क्या यह ले मिन्हवू है? मानो कुछ सोच रही हो, नहीम ने जल्दी से अपने लंबे बाल अपनी नाक की नोक तक खींच लिए। एक क्षण तक सूक्ष्मता से सूंघने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके बालों से अभी भी एम्बर की हल्की गंध आ रही थी, मकड़ी के रेशम की तरह कोमल, लेकिन वह अभी भी इसकी गंध महसूस कर सकती थी। अरे बाप रे! वह नशे में थी, लेकिन उसे ले मिन्हवू के सामने नशे में होने की उम्मीद नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने उसके कपड़े भी बदले। नहीम का चेहरा अचानक लाल हो गया। क्या इसका मतलब यह है कि उसने सब कुछ देखा? तो अब तुम कहाँ हो? बेडरूम से नंगे पैर बेचैनी से कालीन पर कदम रखा, फिर सीधे नीचे चले गए। सब कुछ असामान्य रूप से शांत था, हमेशा की तरह। शायद वह चला गया है। पिछली बार की तरह जब वह घर आया था, अगले दिन वह उठा और बिना किसी सुराग के गायब हो गया। वह उसे केवल टेलीविजन और अखबारों में ही देख सकती थी। नहीम का दिल, जो तैर रहा था, अचानक फिसल गया और जो उसका इंतजार कर रहा था वह निराशा में बदल गया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह भोजन कक्ष में गया, उसने भोजन की मेज पर बैठे एक व्यक्ति को अखबार पढ़ते हुए देखा। वह वहीं बैठा था, उसका लंबा शरीर फर्श पर लंबी छाया बना रहा था। उसका सुंदर चेहरा केंद्रित था और असामान्य रूप से शांत था। नहीम को उसे भोजन कक्ष में देखने की उम्मीद नहीं थी। वह अचानक अपनी जगह पर स्थिर हो गई, भोजन कक्ष के दरवाजे पर स्तब्ध होकर ले मिन्हवू को ऐसे देखने लगी जैसे वह किसी एलियन को देख रही हो। अचानक आया झटका अचानक आतंक में बदल गया और अनुचित तनाव फिर से उस पर हावी हो गया। लोग हमेशा विरोधाभासी होते हैं, खासकर महिलाएं। इस समय नीम की भावनाओं को केवल संघर्ष शब्द द्वारा वर्णित किया जा सकता है। इस शांतिपूर्ण सुबह की धूप में वह ले मिन्हवू को देखना चाहती थी। काश वह घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन साथ ही उसे उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह शर्मिंदगी से डरती थी कि न जाने क्या कहे। उसकी और ले मिन्हवू की शादी को लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से जितनी बार बात की है उसे केवल एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। यह पहली बार था जब उसने उसे भोजन कक्ष में देखा था, और इसे पहली बार भी माना जा सकता है जब वह शादी के बाद वास्तव में उसके साथ रहता था। उसके खूबसूरत फिगर ने ले मिन्हवू का ध्यान आकर्षित किया। उसने अपना सिर घुमाया, उसकी गहरी आंखें उसे कुछ उदासी से देख रही थी। नहीम भयभीत हिरण की तरह बहुत दूर नहीं खड़ा था। उसका हाथ धीरे से दरवाजे के पास रखा गया था। उसका दूसरा हाथ उन्मत्त था, भींच रहा था और अशुद्ध हो रहा था। उसने 2 पट्टियों वाला नाइटगाउन पहन रखा था।
उसकी अभिव्यक्ति आधी बंद और स्वप्निल थी, जिससे थोड़ा आलस्य और संयम झलक रहा था। उसके नंगे पैर वहीं रुक गए। उसकी गोरी टांगे लंबे बालों वाले कालीन पर गोंद की तरह चिपकी हुई थी। निहीम और भी घबरा गया जब उसने उसकी ओर देखा। अनजाने में उसके कंधों को पकड़ लिया, हकलाते हुए बोला, मुझे लगा कि तुम घर पर नहीं हो। मैं कपड़े बदलने के लिए ऊपर गया था। बैठो, नीचे जाओ और नाश्ता करो, ले मिनव ने टोकते हुए कहा। उसकी आवाज गहरी और चुंबकीय लेकिन अधिकार प्रकट करने वाली थी। हाँ। आह! निहीम स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर बाद वह संभली और अपने होंठ चबाते हुए उसके सामने बैठने के लिए आगे बढ़ी। नाश्ता, नाश्ता सितारा। मिनवो, मैं नाश्ता बनाने जाऊंगी। निहीम को याद आया कि अभी तक घर पर नाश्ता नहीं हुआ है, इसलिए वह जल्दी से उठ खड़ी हुई। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ले मिनवो ने अखबार पलटा और उदासीनता से बोला, यहाँ तक कि अपना सिर उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। अखबार के एक खास पन्ने पर हेडलाइन देखकर उनकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। नीम ने उसकी बात मानी और फिर से बैठ गया। उसने उसे गुस्से में देखा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। जब उसे नहीं पता था कि क्या करना है, तभी कोई अचानक आया। उसने इस महिला की ओर देखा, जो लगभग 40 या 50 साल की थी। सम्मानपूर्वक प्रत्येक स्वादिष्ट भोजन को मेज पर रखा और कहा, मिस्टर ले, मिस ले, कृपया खाना खाए। घर में नौकरानी के रूप में एक और महिला की अचानक उपस्थिति ने निहीम को और भी अधिक भयभीत कर दिया। उसने अपना सिर उठाया और चौड़ी आंखों से महिला की ओर देखा। इस महिला को यह भी पता था कि निहीम उसे देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी पहले की तरह सम्मानजनक और शांत थी। उसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। यह सुश्री हुआ है, वह नौकरानी जिसे मैंने अभी घर पर आमंत्रित किया है। अब से वह आपके दैनिक भोजन का ख्याल रखेगी। ले मिनवो हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने बहुत स्वाभाविक रूप से अखबार बंद किया और धीमी आवाज में बोले। तभी टू नियम को समझ आया। उसने सामने बैठे आदमी की ओर देखा, पीने के लिए चाय का कप उठाया और फुसफुसाया, मिनवो, वास्तव में मैं अपना अच्छा ख्याल रख सकती हूँ। ले मिनवो ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बहुत शांति से खाना खाया। उसके भाव इतने गहरे थे कि समझना मुश्किल था। नीम ने फिर कुछ नहीं कहा, सिर झुकाया और चुपचाप खाना खाने बैठ गई। सुश्री हुआ अन्य काम करने के लिए भोजन कक्ष से बाहर चली गई। भोजन कक्ष में फिर से सन्नाटा छा गया। स्पष्ट रूप से 2 लोग भोजन कर रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। जब टू नियम ने आधा खाना खा लिया, तो उसने अपनी आंखें उठाईं, चुपचाप सामने बैठे ले मिनवो को देखा, फिर अपने नाइट गाउन की ओर देखा, फिर से कहना चाहती थी। दरअसल वह उससे पिछली रात के बारे में पूछना चाहती थी। दूसरी बात यह थी कि उसने उसका नाइट गाउन बदला या नहीं। पुस्तक 1 अध्याय 17 पीला कार्ड। झिझकते समय विपरीत दिशा से एक शांत, चुंबकीय पुरुष आवाज आई। पिछली रात वह सुश्री हुआ थी, जिन्होंने मेरा नाइट गाउन बदला था। निहीम ने खाना बंद कर दिया, उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी छोटी सी खुशी और शर्मिंदगी तुरंत ठंडे पानी से बुझ गई। उसकी खूबसूरत आंखें उदासी से भर गईं। क्या उसे इस तरह छूने से नफरत थी? यहाँ तक कि कपड़े बदलने का काम भी नौकरानी पर छोड़ दिया गया है। वह आपकी पत्नी है। उसकी नाक सिकुड़ गई। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। उसकी लंबी पलकें नीचे झुक गईं, जिससे उसकी आंसू भरी आंखें ढक गईं। हाँ, उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की और धीरे से उत्तर दिया। ले मिनवो ने उसकी आवाज को थोड़ा कांपते हुए सुना, इसलिए उसने देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उसकी आंखें
शांति से सुंदर चेहरे से नीचे मोती जैसे सफेद कंधों तक फिसल गईं। फिर खूबसूरत छाती का पीछा किया जो सांस ले रही थी और नाइट गाउन के नीचे उठ रही थी और गिर रही थी। छिपी हुई वक्र उसकी आंखों को अंधेरा कर रही थी। उन्होंने दूर देखा और कहा, जब आप भविष्य में किसी पार्टी में जाएं, तो मूर्ख मत बनिए और दूसरों को फिर से आपको नशे में मत डालिए। उसकी शांत आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह चिंतित था और साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चिंता नहीं थी। नहीम को बिना किसी कारण के अपने लिए अधिक खेद महसूस हुआ। उसने उसकी ओर देखा। इस समय वह वास्तव में उससे एक प्रश्न पूछना चाहती थी। तुम कल रात कहाँ गए थे? अगर मैं हाडोंग के लिए नहीं निकला होता, तो क्या आप शराब पी पाते? दुर्भाग्य से उसने ये शब्द केवल अपने दिल में चिल्लाए, पहले या बाद में कभी नहीं कहे। एक गहरी सांस लेते हुए उसने उसकी नजरों से परहेज किया, अपना सिर झुकाया और धीरे से उत्तर दिया, मुझे पता है। ले मिनहवू ने खाना जारी नहीं रखा। उसका चेहरा पहले की तरह शांत था क्योंकि उसने उसे देखा था। नहीम को अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसे हमेशा अपने गाल गर्म महसूस होते थे। उसने अपनी आंखें उठाईं और फिर से नहीम से नजरें मिलाईं और तुरंत अपनी आंखें हटा ली और पीने के लिए जूस का गिलास उठा लिया। आप और क्या कहना चाहते हैं? तुम उसे ऐसे क्यों देखते रहते हो? उसकी इस तरह की अभिव्यक्ति को देखकर ले मिनहवू ने टेबलवेयर सीधे अपने हाथ में लिया और उसे खूबसूरती से मेज पर रख दिया। उसने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे इतनी डरती हो? वह हमेशा एक आरक्षित नजर रखती थी, लेकिन कल रात यह स्पष्ट था कि वह जियान्य के साथ खुशी से बातचीत कर रही थी, जिससे उसे गलती से लगा कि उसने हुआवी को देखा है। उन्होंने नहीम के हाथों को थोड़ा कांपते हुए कहा। जब उसने ऊपर देखा तो मुस्कुराने की कोशिश की, आप मेरे पति हैं, मैं आपसे कैसे डर सकती हूँ? दरअसल वह उससे बहुत डरती थी। वह एक ही समय में उसका सम्मान करती थी, प्यार करती थी और उससे डरती थी। शायद यह नैतिक है। प्रेम के कारण दुख पैदा होता है, प्रेम के कारण चिंता पैदा होती है। उसकी यह बात सुनकर ले मिनहवू ने इस विषय पर चर्चा जारी नहीं रखी। शुरू से अंत तक वह हमेशा उस प्रकार का व्यक्ति रहा है जो दूसरे व्यक्ति में घबराहट पैदा करने के लिए बेतरतीब ढंग से मुद्दे उठाता है, जबकि वह खुद दिखावा करता है कि कुछ भी नहीं हुआ। वह शांत और शांत बना रहता है, इत्मीनान से गंभीर बना रहता है। ले मिनहवू ने नाश्ता खत्म करने के बाद अपने मुंह के कोने को पोंछने के लिए एक रुमाल लिया। उसकी हरकतें हमेशा सुरुचिपूर्ण और शांत थीं। फिर उसने पीला कार्ड लिया और उसे नहीम के सामने धकेलते हुए कहा, यह कार्ड रखो। हुंगा। नहीम स्तब्ध रह गया, केवल यह महसूस करते हुए कि मेज पर क्रेडिट कार्ड चमकदार था। मिनहवू, यह आपका क्या मतलब है? ले मिनहवू कुर्सी पर झुक गई। उसकी लंबी दाहिनी जांघ उसके बाएं पैर के पार हो गई। इस बार उन्होंने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, आप इस कार्ड से अपने दैनिक जीवन के खर्च और अन्य खर्च निकाल सकते हैं। आज दोपहर आप अपनी कार लेने के लिए डीलरशिप पर जा सकते हैं। क्या आप कार चलाना जानते हैं? यह सुनने के बाद नहीम स्तब्ध रह गया और अनजाने में सिर हिलाया। लेकिन मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। फिर मैं यहाँ आने के लिए एक ड्राइवर की व्यवस्था करूँगा। अब से आपके लिए कहीं भी जाना अधिक सुविधाजनक होगा। यही वह समय था जब उन्होंने उनसे सबसे अधिक बात की। उनका लहजा स्पष्ट रूप से सौम्य था, लेकिन राजनीतिक दुनिया में उनकी स्थिति जैसे आदेशों और अनुरोधों का पता चला। वह उलझन में थी। उसे प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लगा। रुको मिनहवू, तुमने मुझे चेक क्यों दिया? साथ ही कार के बारे में क्या? ले मिनहवू उसे बहुत देर तक देखता रहा, जब तक कि नियम को पूरी तरह से असहज महसूस नहीं हुआ। फिर उसने वह अखबार उठाया जो उसने अभी पढ़ा था।
उसमें से एक विशेष पृष्ठ निकाला, उसे मेज पर रख दिया और लापरवाही से कहा, यह क्या मैं हूँ? निहीम और भी अधिक भ्रमित और उत्सुक थी। जैसे ही वह देखने के लिए पास आई, उसकी सुंदर आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। पुस्तक एक अध्याय 18। पता चला कि वह बहुत खतरनाक है। यह खबर अखबार के सामाजिक अनुभाग में प्रकाशित हुई थी। शीर्षक इतना बड़ा था कि यह पूरे विशेष पृष्ठ पर दिखाई दिया। राजकुमारी से सिंड्रेला तक, एक उम्मीदवार की नवविवाहित पत्नी। कार्यालय के लिए आर्थिक मंत्री ले मिन्हवो दाई हैं। निहीम इस अप्रत्याशित ध्यान से डर गया और उसने तुरंत नीचे दी गई खबर को स्कैन किया। वह जितना अधिक देखती थी, वह उतनी ही ठंडी होती जाती थी। ठंडी हवा उसकी रीढ़ से लेकर उसके पूरे शरीर तक फैलती जाती थी। लेख में बताया गया है कि निहीम एक किंडरगार्टन में पढ़ा रही थी। साथ ही उसकी ऊपर से नीचे तक की तस्वीर भी थी। आखिरी टिप्पणी ने उनकी प्रतिष्ठा को और भी कम कर दिया। ले मिन्हवो की शादी सिंड्रेला से उनकी पत्नी के रूप में शादी करने की कॉमेडी से ज्यादा कुछ नहीं थी। आखिरी शब्द देखकर निहीम का पूरा दिल कड़वा हो गया। ले मिन्हवो को खड़े होकर भोजन कक्ष से बाहर निकलते देखकर वह तेजी से उसके पीछे चली गई। उसने शांति से अपनी टाई पकड़ी और उसे सोफे पर छोड़ दिया। निहीम यह नहीं बता सकता कि वह नाराज है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो दूसरे लोग नाखुश होंगे। आखिरकार वह कार्यालय के लिए दौड़ने वाला है। हर बार जब कोई नया चुनाव होता है तो इस तरह की अफवाहें बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती हैं, लेकिन वे कमोबेश उम्मीदवार की छवि को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए पहले और बाद में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। मिन्हवो, निहीम ने धीरे से पुकारा, फिर ध्यान से उसकी ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पत्रकार मेरी तस्वीरें लेगा। वास्तव में यह ऐसा ही है। शादी करने से पहले वास्तव में समय की एक अवधि थी। मैं एक किंडरगार्टन में काम करता था, लेकिन उस समय मैं अपने दोस्त के लिए पढ़ाता था। मेरी शादी के बाद मैं वास्तव में आपके लिए परेशानी पैदा करने का इरादा नहीं रखता था। दर्पण के सामने ले मिन्हवो अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था। उसकी बात सुनकर उसने धीमी आवाज में कहा, अपने परिवार की देखभाल करना वह नहीं है जो आप करना चाहते हैं। मिन्हवो, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं आज से तुम्हारे जीवन यापन का सारा खर्च मेरी जिम्मेदारी है। अपनी डेकेयर नौकरी छोड़ दो। उसने अपनी टाई पकड़ रखी थी। उसका लहजा बहुत दृढ़ था। निहीम ने अपने होंठ काटे और देखा कि वह अपनी टाई बांधना चाहता है। इसलिए उसने जल्दी से उसे ले लिया और उसे बांधने में मदद करने के लिए पंजों के बल खड़ी हो गई। उसने मना नहीं किया। वह भी थोड़ा निश्चिंत होकर कहने की कोशिश करने लगी, आपने मुझे अपना कार्ड और कार सिर्फ इसलिए दी क्योंकि आप नहीं चाहते कि मैं काम करने के लिए बाहर जाऊं? ले मिन्हवो ने भौहें चढ़ा दी, जबकि टू नियम को केवल अपने सिर के शीर्ष पर हल्की सी ठंडक महसूस हुई। इस समय उसे पता चला कि यह व्यक्ति, भले ही केवल भौहें सिकोड़ता हो, एक तेंदुए की तरह था। उसका पूरा शरीर एक खतरनाक गंध से भरा हुआ था और उसकी टाई बांधने वाली उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। ले मिन्हवो, मैं बाहरी लोगों से यह नहीं कहना चाहता कि मैं अपनी पत्नी की देखभाल नहीं कर सकता। उसने अपनी आंखें थोड़ी तिरछी कर ली और देखा कि महिला उसके बहुत करीब सफेद कमल की तरह खड़ी थी। उसके शब्दों पर उसने अपना सिर उठाया, लेकिन पाया कि उसकी शांत आंखें अडिग दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। हालांकि यह इतनी तेज थी, फिर भी यह नियम को डरा रही थी और वह अकेली थी। और आपके बावजूद क्षण भर के लिए संकीर्ण हो गए शब्द जिससे उसका दिल लगातार भयभीत हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे में बदलाव ने उसे और अधिक भ्रमित कर दिया। उसने उसकी आंखों में ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। उसने इस विषय को जारी रखने की हिम्मत नहीं की। काम के बारे में बात करने के लिए अभी भी बहुत समय था। अब इसका जिक्र करने का अच्छा समय है। एक पल के लिए सोचते हुए
थोड़ी देर बाद उसने चुप्पी तोड़ी। मिनहवु, हमारी शादी को काफी समय हो गया है, लेकिन हम कभी भी अपने माता पिता से मिलने नहीं गए हैं। 2 दिन पहले पिताजी ने फोन किया और कहा, अगर तुम्हारे पास समय है तो घर आ जाओ। आवाज धीरे धीरे शांत होती गई। अंततः यह सिर्फ एक फुसफुसाहट थी। ले मिनहवु ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसने भी हिम्मत करने की कोशिश की। उसने अपना सारा साहस बढ़ाते हुए सीधे उसकी ओर देखा। उनकी आंखें एक दूसरे से मिलीं, जिसमें एक दूसरे की धुंधली छवि झलक रही थी। उसने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ। उसने नीम से पूछा। वह केवल सिर हिला सकी, अपनी टाई सीधी की और अपनी लंबी पतली उंगलियों को नीचे लटकने दिया। वह शांत हो गई। अपने दिल में आत्मदया को दबाने की कोशिश करते हुए उसने अपना बैग उठाया और ले मिनहवु को सौंप दिया और चली गई। उसकी लंबी पीठ से एक रहस्यमय आभा निकल रही थी। नहीं मदद नहीं कर सका, लेकिन पास आ गया। फिर उसने उसे बुलाया। वह रुक गया, उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। निहीम ने एक गहरी सांस ली। उसके दिल में दर्द लहरों की तरह एक दूसरे से टकरा रहा था। चलो मुझे, वहां से महिलाओं के परफ्यूम की खुशबू आ रही है। वह एक पल के लिए रुकी और उस आदमी को देखने लगी जिससे वह बहुत प्यार करती थी। वह उसके सामने खड़ा था। अपने दिल के दर्द को दबाते हुए उसने धीरे से कहा, अगर कमरे में कोई साफ टाई है तो तुम्हें उसकी जगह नई टाई लगा लेनी चाहिए। इस बार वह ग्रासे नारंगी फूलों की गर्म ताज़ा खुशबू और महाजोंग की मनमोहक खुशबू भी महसूस कर सकती थी। क्या यह उस महिला का है? क्या यह आकर्षक हा डोंग फोंग से है? चूंकि वह कभी घर पर नहीं था, उसके पास नहाने के बाद बदलने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। इसलिए उसने अब भी कल जैसे ही कपड़े पहने थे। वह घातक गंध न केवल उसकी टाई पर चिपकी रही, बल्कि उसके काले कोट पर भी टिकी रही। उसके दिमाग में एक बार फिर हा डोंग का वह दृश्य कौंध गया जो उसे उत्साहपूर्वक क्लब से बाहर खींच रहा था। वे दोनों कहाँ गए थे? पार्टी शुरू होने से पहले आपने और हा डोंग ने क्या किया? ले मिनहवु की आंखें थोड़ी चकित हो गईं, लेकिन जल्दी ही उन्होंने उन्हें ढक लिया। उसकी आंखों ने चुपचाप उस पत्नी का आकलन कर लिया जिससे उसकी शादी को 3 महीने से भी कम समय हुआ था। इस समय निहीन ने उसकी आंखों से परहेज नहीं किया। उसके नंगे पैर वहां चुपचाप खड़े थे। उसकी आंखें पतझड़ की झील की तरह शांत थीं, साहसपूर्वक उसकी खोजी नजर को स्वीकार कर रही थी। उसका चेहरा असहनीय रूप से कोमल था। वह गुस्से से पागल नहीं हुई थी। अन्य महिलाएं, वह बिल्कुल शांत थी, एक ताजा सुंदर आर्किड की तरह जो आधी रात में चुपचाप खिलता था, किसी भी धूल से दूषित नहीं था। मैं लगभग भूल ही गया था। आपका जन्म अगरबत्ती बनाने वाले के रूप में हुआ है, चाहे गंध कोई भी हो। आप गंध की अपनी संवेदनशील भावना से बच नहीं सकते। उसके पतले होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। उसकी शांत और ठंडी अभिव्यक्ति खतरे को प्रकट कर रही थी। वह दूर नहीं गया बल्कि उसके करीब चला गया। निहीम सहज रूप से पीछे हट गया। उसके चेहरे पर फूलों के साथ साथ उसका दिल भी कांप रहा था। वह कैसे सोच सकती थी कि वह एक शांत आदमी था। इस समय उसके चेहरे पर जिस तरह का खतरा उसने पहले कभी नहीं देखा था, उस अपरिचय ने उसे घबरा दिया। ले मिनहवु ने उसे घूरकर देखा, फिर खुलकर बैग अपने हाथ में लिया और एक तरफ रख दिया। यह देखकर कि वह जाने की जल्दी में नहीं था, बल्कि इसके विपरीत और भी करीब आ गया, वह घबरा गई। उसका दिल उछल पड़ा। वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गई। उसकी एड़ी सोफे से टकरा गई। उसके शरीर ने अचानक संतुलन खो दिया और नीचे गिर गई। सोफा, उसका पूरा शरीर लगातार पीछे हट रहा था। उसकी पीठ सोफे से चिपक रही थी। उसने घबराकर अपनी लार निगल ली। ले मिनहवु का स्पष्ट रूप से उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था।
उसकी लंबी बाहें उसे अपनी छाती और सोफे के बीच फंसाने के लिए फैली हुई थी। उसने उसे ऊपर से देखा। उसके मुंह के कोने का ठंडा मोड़ उसने पहले कभी नहीं देखा था। भले ही उसका मुंह थोड़ा सा ही मुड़ा हो, फिर भी वह पशुता से भरा हुआ था। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, भले ही वह उसके सामने इस स्थिति में था। हाथ में बड़ी तस्वीर लिए हुए वह अभी भी स्पष्ट रूप से शांत और इत्मीनान से था। उसके शरीर से सूरज की रोशनी चमक रही है। उसका खूबसूरत शरीर उसके लंबे और मजबूत शरीर से लगभग मजबूती से जुड़ा हुआ है। उसके शरीर को सहारा देने वाली उसकी मजबूत भुजाएं उसके हल्के से प्रयास से धीरे धीरे नीचे दब रही हैं। मैं उसकी बड़ी मांसल पीठ को अस्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। देखने में उनका फिगर बेहद खूबसूरत था। उसका चेहरा उसके बहुत करीब था। हल्की एम्बर सुगंध उसकी सांसों के साथ मिल गई, जिससे उसे चक्कर आ गया। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर चुपचाप बह रही थी। नीम का दिल बहुत पहले ही धड़कना बंद कर चुका था। अब तक उसे पता चला कि ले मिन्ह वो बहुत खतरनाक है। क्या तुम्हारी नाक सिर्फ तुम्हारे पति को सूंघना जानती है? वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हंसी की एक झलक भी नहीं दिखी। उसकी आंखें और भी गहरी हो गईं। उसका सिर करीब आ गया, जैसे कि वह उसके होठों को कैद करना चाहता हो। ले मिन्ह ने उसकी दिल में शरद ऋतु के पानी की तरह साफ आंखों को देखा। धीमी आवाज में पूछा। उसका लहजा गर्म है, आकर्षक। उसकी असामान्य सांस ने उसे मोहित कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से वह ईमानदार व्यक्ति नहीं है। नीम के सिर में एक तेज खतरे की घंटी बजी। वह अचानक उठी और उसे दूर धकेलने की पूरी कोशिश की। जैसे ही वह खड़ा होना चाहती थी, उसके हाथ ने उसे मजबूती से पकड़ लिया, फिर पहले की तरह उसी स्थिति और दूरी बनाए रखते हुए उसे रोक दिया। मिन्ह वह डरी हुई थी, सचमुच डरी हुई थी। हालांकि वह जानती थी कि वह इतना सरल व्यक्ति नहीं है। जब भी वे साथ थे वह हमेशा शांत और स्थिर रहता था, कभी भी आज की तरह आक्रामकता से नहीं भरा था। उसकी लंबी, पतली उंगलियां उसके गालों को छूती थी, धीरे धीरे नीचे सरकती थी, धीरे से उसकी नाजुक नुकीली ठुड्डी को पकड़ती थी, ऊपर उठाती थी, फिर उसे अपने पतले होठों के पास कस कर दबाती थी। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अप्रत्याशित प्रश्न ने नीम के पूरे शरीर को झकझोर कर रख दिया। सुंदर आंखों ने उसे घूरा। क्या उसने सही सुना? आपने अभी क्या पूछा? मुझे जवाब दें। ले मिन्ह की अभिव्यक्ति अभी भी शांत और तीखी थी। उसके मुंह के कोने में एक गहरी, अप्रत्याशित मुस्कान थी। उसकी काली आंखें खामोश थीं और क्रूरता से भरी हुई थी। तुम। वह उसके करीब आ गया, लेकिन यह प्रेमियों के बीच के रिश्ते जैसा नहीं था। इस समय उसके चेहरे के भाव से उसका दम घुट रहा था। वह उसके बहुत करीब था। उसकी काली आंखों से उसे चक्कर आ रहा था। उसके सिर में भी हल्का दर्द हो रहा था। उसके चेरी होंठ हल्के से कांप रहे थे। लव, वह उससे प्यार करती है। इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। उसका जवाब सुनने के बाद उसने अचानक धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छा गया। मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हें मुझे समझना चाहिए, इसलिए तुमने अपने पिता से मुझसे शादी करने में मदद करने के लिए कहा, है ना? नहीं। नीम का सिर फट गया। वह अनजाने में बुदबुदाने लगी। उसके दिल में बेचैनी फिर से फैलने लगी। उसके दिमाग में पार्टी में जियानी द्वारा कहे गए शब्द गूंज रहे थे। ले मिन्ह, इस व्यक्ति का दिल बहुत भारी है, गहरा दिल है, यहाँ तक कि मैं उसकी योजना के अनुसार नाव को खाई में पलट दूंगा। वह सौम्य और शांत प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह एक तेंदुए की तरह है। जब वह ध्यान नहीं दे रही होती है तो वह उसे काट लेता है। यह काटने अक्सर प्रतिद्वंद्वी के घातक स्थान पर होता है। ले मिन्ह ने सुना।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहा, तो मुझे यह आकलन करने की जरूरत है कि होआ परिवार की तीसरी चाची के प्यार शब्द का कितना मूल्य है। उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह से नीचे झुका हुआ था। उसके पतले होंठ उसके नरम, सुगंधित कान के करीब थे। उसकी गर्म खुशबू ने उसे डर के मारे सहने से रोक दिया। उसने उसके कहे हर शब्द को स्पष्ट रूप से सुना। एक पैसे के लायक भी नहीं। बोलना समाप्त करने के बाद वह खड़ा हुआ और अपना बैग उठाया। शुरू से अंत तक उसकी ओर कभी नहीं देखा। चाहे वह उसका चेहरा हो या उसकी आंखें, उसने अपनी सामान्य शांति बहाल कर दी। उन्होंने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। तो आपको बस श्रीमती ले की भूमिका अच्छी तरह से निभानी है। जहां तक अन्य चीजों की बात है, तो आपको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। निहीम अभी भी सोफे पर निश्चल बैठा था। उसे देख रहा था। उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी अजनबी को देख रहा हो। उसके लिए वह मूल रूप से एक अजनबी था, और आज भी वह अजनबी है। दर्द तुरंत पूरे शरीर में फैल गया, खून में घुस गया। ले मिन्ह वो चली गई, जब तक कि कार चलने की आवाज उसके कानों तक नहीं आई। नियम ने अपने पैरों को मोड़कर अपनी छाती से कसकर चिपका लिया। उसके लंबे बाल झड़ रहे थे दोनों कंधों पर नीचे। उसकी खूबसूरत आंखें धुंधली और असहाय थीं। वह एक कुचली हुई गुड़िया की तरह थी जो अभी अभी एक बड़े सदमे से गुजरी हो, जिसमें सांस लेने के लिए केवल आखिरी ताकत बची हो। उसके शब्दों से उसे ठंडक महसूस हुई। भले ही उसका पूरा शरीर सोफे पर लिपटा हुआ था, फिर भी वह अपने दिल की गहराई से ठंडक को दूर नहीं कर सकी। उसने उसके प्रेम का तिरस्कार किया। यह सही है, जो चीज एक पैसे के लायक भी नहीं है, आप मुझसे उसका मूल्य पूछने के लिए कैसे कह सकते हैं? उसकी पतली, कीमती उंगलियां उसकी हथेली से कसकर चिपकी हुई थी। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू गिरे, उसके मुंह के कोनों से लुढ़कते हुए, असामान्य रूप से कड़वे। प्यार, यह पता चला कि यह सिर्फ उसका व्यवसाय है। पुनश्च, क्या आप सभी ने अभी तक मामूली दुर्व्यवहार महसूस किया है? खुश स्माइली। पुस्तक 1 अध्याय 19। प्रेम का माप। इस वर्ष का क्रिसमस निकट आ रहा है। निहीम ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और विचारपूर्वक खिड़की से बाहर देखा। सफेद बर्फ के टुकड़े मोटे तौर पर गिर रहे थे, मानो हलचल भरे शहर में पवित्रता ला रहे हों। जैसे सफेद पोशाक पहने एक नंगी चेहरे वाली युवा लड़की की तरह। लोग सड़क के किनारे आगे पीछे भाग रहे थे। शहर के मध्य में प्रत्येक लाल डबल डेकर बस स्ट्रॉबेरी केक के टुकड़ों की तरह लग रही थी। कॉफी शॉप की गर्म खुशबू ने जल्द ही क्रिसमस के माहौल को भर दिया। दुकान में देवदार के पेड़ पर चमकती रोशनी एक जादुई कल्पना की तरह थी। वाह, नियम के लिए यह वास्तव में एक गोल्डन कार्ड है। आपके दुर्लभ कबूतर के अंडे उदार हैं। मुझे यह देखने के लिए शोध करना होगा कि अंदर कितने हैं। एक टियोडोआ सामने बैठी थी, अपने हाथ में पीले कार्ड को ध्यान से देखने के लिए अपना सिर झुका रही थी। उसकी आंखें उसके बगल के देवदार के पेड़ पर लगी रोशनी से भी अधिक चमक रही थी, और उसकी अभिव्यक्ति लालसा की एक विशिष्ट झलक थी। दुर्लभ कबूतर के अंडे सर्वनाम टियोडोआ बन गए, जिसे ले मिन्हवु कहा जाता है। निहीम ने आंसुओं और हंसी के बीच उसकी ओर देखा। क्या यह पीला कार्ड नहीं है? आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? इस बार वह अधिक विचारशील थी, इसलिए उसने पीने के लिए गर्म दूध चुना, और फिर चुपचाप अपने दिल में फैसला किया कि एक दिन जब उसके पास पर्याप्त साहस होगा, तो वह गैस्ट्रोस्कोपी के लिए अस्पताल जरूर जाएगी। हालांकि टियोडोआ एक अस्पताल में काम करती थी, लेकिन टू नियम शायद ही कभी उसकी तलाश में वहां जाती थी। लेकिन अस्पताल में कीटाणुनाशक की तेज गंध ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था। इसे रोको, मेरे दोस्त। गोल्ड कार्ड की भी एक सीमा होती है,
जैसे यह मापता है कि कोई व्यक्ति आपसे कितना प्यार करता है। इस गोल्ड कार्ड की सीमा यह निर्धारित करती है कि वह आपसे कितना प्यार करता है। थियोडोआ ने अपने हाथ में पीले कार्ड को बहुत बढ़ा चढ़ाकर हिलाया, फिर अपनी नाक थपथपाई और कहा, नियम, मैं बहुत उत्सुक हूँ। कृपया मुझे आपके लिए जांच करने की अनुमति दें। थियोडोआ के प्रेम मापन सिद्धांत को फिर से सुनकर निहीम को झटका लगा। उसका दिल अचानक तनावग्रस्त हो गया। उसने तुरंत कहा, थियोडोआ, मजाक करना बंद करो। एक कार्ड के बारे में उत्सुकता की कोई बात नहीं है। उस सुबह के बाद वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि ले मिन्ह वो उससे प्यार नहीं करता था। उसका एक और पक्ष जो कोई नहीं जानता था, वह उसके सामने प्रकट हुआ। उसने उसके ठंडे दिल में चाकू की तरह घुसने की पूरी कोशिश की। आज तक जब भी वह इसे याद करती है, उसे दर्द होता है। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि जब महिलाएं अपने सबसे अच्छे दोस्तों के सामने होती हैं, तो वे हमेशा कुछ न कुछ चेहरा बचाकर रखती हैं। उन्हें यह नहीं बताना चाहती कि वे खुश नहीं हैं। इसलिए कई बार महिलाएं स्पष्ट रूप से दुखी होती हैं, लेकिन फिर भी उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आक्रामक पुरुषों द्वारा गरिमा को लंबे समय से रौंदा गया है। गरिमा इसके लायक नहीं, लेकिन इसे फेंकने का कोई तरीका नहीं। थियोडोआ का व्यक्तित्व हंसमुख और जीवंत है, और वह हमेशा ले मिन्हवू के बारे में उत्सुक रहती है, तो वह इस अवसर को कैसे चूक सकती थी। थियोडोआ ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने तुरंत फोन उठाया और सीधे बैंक की उत्तर देने वाली सेवा को कॉल किया। उसकी आंखें चमक उठीं। थियोडोआ के उत्साह की तुलना में निहीम चिंतित महसूस कर रहा था। कुछ ही समय बाद थियोडोआ की आंखें और भी खुल गईं। उसने उत्साह से फोन रख दिया, फिर उत्साह से निहीम से पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस कार्ड में कितने पैसे हैं? निहीम ने अपना सिर हिलाया तो उसने कहा, उसका इस कार्ड पर पैसे खर्च करने का कोई इरादा नहीं था। अनंत सीमा, प्रीमियम सदस्य। एक थियोडोआ इस तरह उत्साहित थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। फिर उसने जल्दी से निहीम का बटुआ ले लिया। गोल्ड कार्ड को ध्यान से अपने बटुए में रखने के बाद उसने कहा, यह वास्तव में दूसरों को सपने दिखाता है। नियम निहीम, मैं नहीं बता सकता। आपको अवाक देखना शायद सामान्य बात है, लेकिन वह व्यक्ति आपसे प्यार करता है। इस कार्ड को संभाल कर रखें। गोल्ड कार्ड की असीमित सीमा होती है। इसे सुनकर ही लोगों को अपराध करने की इच्छा हो जाती है। अंत में उसने एक और वाक्य जोड़ा, दुर्लभ कबूतर के अंडे आपके लिए बुरे नहीं हैं। कम से कम अधिकतम सीमा। पुस्तक 1 अध्याय 20। जो व्यक्ति आया था उसके इरादे अच्छे नहीं थे। थियोडोआ ने शरारत से मुस्कुराया, कॉफी का एक बड़ा घूंट लिया और फिर मेज थपथपाई। यह सही है, कार। जल्दी से मुझे कार दिखाने के लिए ले चलो। थियोडोआ एक सामान्य सड़क अंध व्यक्ति है, इसलिए अब तक उसके पास सीमित ड्राइविंग है, लेकिन कारों के प्रति उसका प्यार हमेशा उसमें मौजूद रहा है। तो जैसे ही उसने सुना कि नियम के पास एक कार है, वह तुरंत तैयार हो गई। निहीम ने दोनों हाथों से गर्म दूध का एक कप पकड़ा। कप के बाहर से गर्माहट उसकी हथेलियों तक फैल गई, लेकिन उसके दिल को गर्म नहीं कर सकी। निहीम ने आह भरते हुए कहा, मैंने यहाँ गाड़ी नहीं चलाई। क्यों? आसपास का माहौल बहुत शांत था, इसलिए थियोडोआ की आवाज थोड़ी तीखी लग रही थी। निहीम ने उसे अपनी आवाज धीमी करने का संकेत दिया और धीरे से कहा, मुझे लगता है कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना बहुत अच्छा है। यह पर्यावरण की रक्षा करता है। मुझे भीड़-भाड़ वाले समय में अन्य कारों के साथ धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अन्य लोगों से अलग नहीं हूँ। मुझे लगता है कि तुम मूर्ख हो। थियोडोआ ने उसे निराशा से देखा। यदि लोग तुम्हें चीजें देते हैं, तो बस उन्हें ले लो। यदि आप उन्हें नहीं लेते हैं, तो आप उस व्यक्ति से अलग हैं।
टियुदोआ, ऐसी कई चीजें हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आती। निहीन ने आधा बोलना समाप्त किया और फिर रुक गई। सभी विचार केवल उसके मुंह में दूध में डूबे हुए थे। उसकी आंखों में अकेलेपन को ढकने के लिए उसकी लंबी पलकें झुक गईं। वह उससे विनम्र होने की हद तक प्यार करती है, तो क्या आत्मसम्मान का आखिरी हिस्सा भी वह अभी भी अपने लिए रखना चाहती है? एक टियुडू ने नीम को ध्यान से देखा। थोड़ी देर के बाद उसने निहीम का हाथ खींचकर चिंतित होकर पूछा, क्या आप दुखी हैं? निहीम ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और अपने दिल में अकेलेपन और खालीपन को छुपाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, नहीं टियुदोआ, मैं सचमुच कर सकते हैं। यह वास्तव में एक सच्चा दोस्त है। हर किसी के जीवन में आप कई अलग अलग लोगों से मिलते हैं। किसी ने आपसे पूछा कि यह घर कितने में खरीदना होगा। किसी ने पूछा कि आपके पति महीने में कितना पैसा कमाते हैं। किसी ने यह भी पूछा कि क्या आप शादीशुदा हैं, अभी भी बच्चे हैं। लेकिन केवल वही दोस्त जो आपसे सच्चा प्यार करता है आपसे एक सवाल पूछेगा, क्या आप खुश हैं? क्या तुम खुश हो? ले मिन्हवू से मुलाकात तब हुई जब उसकी खुशी शुरू हुई। लेकिन आज इस खुशी में इतनी कड़वाहट और तलखी घुल गई थी कि वह संशय किए बिना नहीं रह सकी। क्या सचमुच प्यार ऐसा होता है, या यह सब ईश्वर ने एकतरफा प्रेम को दंडित करने के लिए व्यवस्थित किया है, ताकि लोग अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करें और अंत में वे अकेले हो जाएं और मुरझा जाएं? एक टियुडोआ ने तो निहीम की आंखों में बनावटीपन का संकेत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह जो उम्मीद कर पाती वह हासिल कर पाती, हाई हील्स की आवाज ने उन दोनों के बीच की चुप्पी को तोड़ दिया। उसके तुरंत बाद एक नरम मधुर महिला आवाज आई, क्या आप श्रीमती ले हैं? निहीम ने अपना सिर उठाया। उसकी खूबसूरत आंखों में एक विलासी महिला की छवि झलक रही थी। उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट आ गई। वह इसे सीधे तौर पर नहीं कह रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी करीब थी। निहीम की आंखें अचानक खाली हो गईं। उसके दिमाग ने तुरंत सोचा कि उसके सामने वाली महिला ले मिन्हवू का करीब से पीछा कर रही थी, फिर उसके साथ पार्टी छोड़ दी। हाडोंग, उसे क्यों? श्रीमती ले, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं बैठ जाऊं? हाडोंग ने मुस्कुराते हुए डिजाइनर हैंडबैग को अपने हाथ में पकड़कर मेज पर रख दिया। निहीम को उम्मीद नहीं थी कि हाडोंग की हमले की गति इतनी भयंकर होगी। इस बिन बुलाए मेहमान के होठों पर हमेशा एक शांत मुस्कान दिखाई देती थी। वास्तव में उसने पहले ही प्रतिद्वंद्वी का सिर से पैर तक मूल्यांकन कर लिया था। कृपया बैठ जाओ, उसने धीरे से कहा। संकर अच्छा नहीं है, अच्छा गैर वापसी है। एक एक संकर अच्छा नहीं है, अच्छा गैर वापसी है उन लोगों को संदर्भित करता है जो आते हैं लेकिन अच्छे इरादे नहीं रखते हैं। अगर उनके इरादे अच्छे होते तो वे नहीं आते। हाडोंग बैठ गई। उसने काले रंग की लेगिंग पहनी हुई थी। उसकी दाहिनी जांघ बहुत स्वाभाविक रूप से उसके बाएं पैर के ऊपर से गुजरी थी, फिर सुरुचिपूर्ण ढंग से बगल की ओर झुकी हुई थी। काली लेगिंग हाडोंग के पैरों को अधिक पतला और सेक्सी बनाती है। यह कौन है? हाडोंग ने टियुदोआ पर नजर डाली। टीफो निहीम का इरादा अपना परिचय देने का नहीं था। टियुदोआ की संदिग्ध अभिव्यक्ति को देखते हुए उसने शांति से कहा, टियुदोआ, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। ऐसा लग रहा था कि टियुदोआ ने अनुमान लगा लिया था कि वह क्या कहना चाहता था। पल भर में नियम की नजरें रुक गईं और उसे अपना बैग उठाकर खड़ा होना पड़ा और कहा, ठीक है, अगर कुछ भी हो तो तुम्हें तुरंत मुझे फोन करना होगा। बोलने के बाद उसने फिर से हाडोंग की ओर देखा, भौहें चढ़ाईं और कहा, नियम, यदि आप मक्खियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बस मुझे बताएं, मैं आपके लिए कीटनाशक की 10 बड़ी बोतलें खरीदूंगा।
हाडोंग ने खुश होकर कहा। एनटीयू दोआ पर नजर डाली। एनटीयू दोआ बिल्कुल भी कमजोर नहीं था, हाडोंग को घूर रहा था। निहीम ने तुरंत एनटीयू दोआ को जाने की सलाह दी। कैफे के बाहर ढीली बर्फ और अधिक मोटी हो गई। हाडोंग ने एक पेय का ऑर्डर दिया, फिर उस स्थान पर बैठ गया जहां एनटीयू दोआ बैठा था। औरतें बड़ी अजीब होती हैं, मिलने का मकसद ही दो लोगों के बीच आकर्षण तय करता है। जब आत्मिक मित्रों का एक जोड़ा आमने सामने बैठता है तो उनके शरीर अक्सर आगे की ओर झुक जाते हैं, जबकि एक अन्यायी जोड़ा जब आमने सामने बैठता है तो स्वाभाविक रूप से अपने आंतरिक अस्वीकृति और प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए दूरी का उपयोग करेगा। मुस्कान कितनी भी उज्जवल क्यों न हो, शब्द कितने भी मधुर क्यों न हो, आकर्षण में अंतर जल्द ही दो लोगों के बीच बातचीत के दृष्टिकोण और प्रकृति को निर्धारित करता है। मानवीय हावभाव और शब्द कभी-कभी आंखों की तुलना में अधिक यथार्थवादी होते हैं और आंतरिक विचारों को सटीक रूप से व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। क्या श्रीमती ले अक्सर अपने खाली समय में दोस्तों से मिलती हैं? यह सच है। समय समय पर दोस्तों से मिलना वास्तव में आपके दिल को राहत दे सकता है। हाडोंग उसे देखकर मुस्कुराया, उसके शब्द गर्व से भरे हुए थे। टू नियम के लिए उसका उत्साहपूर्ण स्वर सुनना कठिन नहीं था। उसने पीने के लिए गर्म दूध का एक कप उठाया और कहा, पहली बार मिलते समय आपको यह नहीं कहना चाहिए। उसके बाद निहीम की आंखें थोड़ी उदासीन थी। उसने अपना मुंह घुमाया और पूछा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यह कौन है? मालकिन और पहली पत्नियां हमेशा ऐसे ही शुरू होती हैं, जिन्होंने कहा कि पहली पत्नी को पागल हो जाना चाहिए और फिर बात करते रहो। हमेशा लोमड़ी की आत्मा को डांटते रहो। महिलाओं के बीच झगड़े अक्सर पुरुष के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो आइए देखें कि कौन अधिक समय तक शांत रह सकता है। इस प्यार और शादी में टू नियम ने अनजाने में हार मान ली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। कम से कम अपने लिए तुम्हें थोड़ी सी भी गरिमा बरकरार रखनी चाहिए। जब हाडोंग ने उसे यह कहते हुए सुना तो वह चौंक गया। उसके मुंह का कोना व्यंग्यात्मक रूप से थोड़ा ऊपर उठा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्रीमती ले भोली होने का दिखावा करना पसंद करेंगी। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने नाजुक सिगरेट के डिब्बे से महिलाओं के लिए एक सिगरेट निकाली। रंगी हुई उंगलियों के बीच एक लंबी, पतली काली सिगरेट रखी हुई थी। वह उसे जलाना चाहता था लेकिन दूसरे व्यक्ति की परवाह करने का नाटक कर रहा था। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? निहीन ने जवाब नहीं दिया और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान दो, तुम हो सांस लेना। सिगरेट का धुआं किसी भी वयस्क की तुलना में धूम्रपान करने वालों को अधिक प्रभावित करता है। शायद हाडोंग ने नीम से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वह चौंक गई थी। उसकी लंबी उंगलियां सिगरेट को धीरे से सहला रही थीं। उसकी आंखें धीरे धीरे हमले की ओर मुड़ गईं। श्रीमती ले ने समय के साथ तालमेल नहीं बिठाया है। सिगरेट यह दवा आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। जब आप इसे जलाएंगे तो इससे एक ताज़ा खुशबू आएगी। शायद यह दवा दुर्लभ है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उसने टो नियम के चेहरे पर सिगरेट फूंक दी और कहा, आप देश में इस तरह की दवा नहीं खरीद सकते। मिनवो को पता था कि मुझे यह पसंद है, इसलिए मैंने जानबूझकर इसे विदेश से मंगवाया। उनके बयान के आधार पर यह साफ था कि वह आक्रामक हो रही थी। हवा में कॉफी की सौंधी खुशबू भी बारूद की गंध में बदल गई। स्त्रियों के आपसी झगड़ों में जिसका हृदय अधिक अराजक होगा, वह सीधे असफलता की ओर ले जाएगा। जब निहीन ने दूसरे व्यक्ति को भड़काने के हाडोंग के इरादे को सुना, तो उसके होठों पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान दिखाई दी। उसने दीवार के कोने की ओर इशारा किया और तिरस्कारपूर्वक कहा, मुझे लगता है आपको अभी भी नियमों का सम्मान करना चाहिए।
इस संसार में रहने वाले मनुष्य जो चाहें वह नहीं कर सकते। उन्हें नैतिकता के अनुसार रहना चाहिए। मनुष्य भी पशु समाज का एक संगठन है। उन्हें मौजूदा नैतिकता और पैटर्न का पालन करना चाहिए, अन्यथा उन्हें मानव कैसे कहा जा सकता है। निहीम ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। शांति से हा डोंग ने सुना कि वह चतुराई से उसे डांट रही थी। ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, यह पता चला है कि श्रीमती ले एक अच्छी बातचीत करने वाली व्यक्ति हैं। उसने अपने हाथ में ली हुई सिगरेट को एक तरफ फेंक दिया, अपनी बैठने की स्थिति को थोड़ा बदल दिया, फिर विषय बदल दिया। यदि श्रीमती ले की याददाश्त अच्छी नहीं है तो मुझे अपना थोड़ा परिचय दें। मैं हा डोंग हूँ। मिनहवू ने उसका उल्लेख किया होगा नाम पहले, यहाँ आपके सामने। यह मिस हा निकला। यह असभ्य है। मेरे सामने मिनहवू ने कभी भी आपका नाम नहीं बताया। लेकिन अब यह जानने में देर नहीं हुई है। निहीम की आवाज कोमल थी। उसने चुपचाप उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर मिस हा को कोई आपत्ति नहीं है, अगर कुछ है तो आप सीधे कह सकते हैं। हा डोंग की आंखें उत्सुक थी और उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, ठीक है, फिर मैं इसे स्पष्ट रूप से कहूंगा। मिनहवू और मैं लंबे समय से एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये शब्द सीधे निहीम के दर्द तक जाते हैं। भले ही उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, फिर भी हा डोंग ने उस पर जोरदार प्रहार किया। कप को पकड़ने वाला हाथ अनजाने में कस गया, मानो उसका दिल लगातार सिकुड़ रहा हो। प्रत्येक संकुचन के साथ खून रिसने लगा और अंत में खून की गंध उसके गले में लगभग फैल गई। उसके हाथ में दूध के कप की गर्माहट निहीम को प्रतिक्रिया देने की ताकत देती प्रतीत हुई। उसने हा डोंग की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई, तो क्या? आज मैंने आपको मिनहवू के सम्मान में श्रीमती ले कहा। यदि आप भोली होने का दिखावा करना पसंद करते हैं तो यह आपकी समस्या है। मैं आपको ढूंढने आई हूँ, आज सिर्फ यह पूछने के लिए कि आप मिनहवू को छोड़कर क्या चाहते हैं और उससे तलाक लेना चाहते हैं। हाँ डोंग का लहजा और भी आक्रामक हो गया, निहीम की सज्जनता के बेहद विपरीत। मिस हा ऐसा क्यों सोचती है कि शादी सिर्फ एक लेन देन है? नियम की आंखें ठंडी थी। उसका स्वर अभी भी पहले जैसा इत्मीनान था। हाँ डोंग ने निहीम को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। मैं अन्य लोगों की शादी के बारे में नहीं जानता, लेकिन आपकी और मिनहवू की शादी एक लेन देन है। वह एक पल के लिए रुकी, ठंडे स्वर में बोली, आपको क्यों लगता है कि मिनहवू ने आपसे शादी की? यदि आपकी पहचान हुआ परिवार की तीसरी चाची की नहीं होती तो उसे आप पर ध्यान देने में काफी समय लग जाता। सुश्री, मुझे नहीं लगता यह देखने के लिए भी नहीं कि मैं मिनहवू के लायक हूँ या नहीं। तुम मूर्ख लड़की जो केवल दूध पीना जानती हो, क्या तुम मजाक कर रही हो? प्रत्येक वाक्य नियम के हृदय में एक छोटे चाकू की तरह चुभने वाला था। खासकर हाँ डोंग की आंखें सुइयों की तरह उसकी आंखों में चुभ रही थी। निहीम ने चुपके से एक गहरी सांस ली, कप में दूध हिलाने के लिए चम्मच उठाया और अपने दिल में दर्द को दबाने के लिए अपने तर्क का बलपूर्वक उपयोग किया। मिस हा, अगर हम कहते हैं कि यह एक लेनदेन है तो लेनदेन के दोनों पक्षों के परिणाम होने चाहिए। लेनदेन अभी समाप्त नहीं हुआ है, जिसका अर्थ है कि दोनों पक्ष अभी तक वांछित परिणाम तक नहीं पहुंचे हैं। सुश्री हाँ अब यह चाहती है, इसे लेना थोड़ा जल्दी लगता है। उसकी आंखों में मुस्कान और भी तेज हो गई, इतनी उज्ज्वल कि सामने वाले की आंखें चौंधिया गईं। जहां तक इस दूध की बात है, मुझे बचपन से ही इसे पीने की आदत नहीं है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मिनहवू चिंतित है कि मेरे पेट में दर्द होगा और वह मुझे कॉफी पीने की अनुमति नहीं देती है। एक महिला के रूप में यदि आप शादी करते हैं तो आप इसका पालन करेंगे। पति, आपके इरादे अच्छे हैं, निश्चित रूप से मुझे, पत्नी को, इसका पालन करना चाहिए। यह सुनने के बाद हा डोंग का चेहरा बदल गया और उसकी आंखें तेज हो गईं।
और भी बहुत कुछ। निहीम इत्मीनान से हाडोंग की ओर देखते हुए थोड़ा मुस्कुराया। मिनहू शायद नहीं जानता कि तुम मुझे ढूंढने कहाँ आए हो, है ना? उसे पसंद नहीं है कि बाहरी लोग उसके परिवार को परेशान करें। ऐसा लगता है तुम उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। टू नियम के पीछे की बड़ी खिड़की के बाहर बर्फ के टुकड़े लहरा रहे थे। हाडोंग की भव्य ड्रेसिंग शैली के विपरीत आज टू नियम ने एक साधारण और साफ सफेद स्वेटर पहना है। उसके पीछे मोटी बर्फ के टुकड़े के साथ वह स्वर्ग और पृथ्वी के सामंजस्य की तरह है। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत सौम्य और शांत थी, यहाँ तक कि उनका स्वर भी कभी कठोर नहीं था। उसकी बात सुनकर हाडोंग ने चुपचाप अफसोस जताया कि उसने गलत अनुमान लगाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ले मिनहवू की महिला इतनी शांत और इत्मीनान से रहेगी। यहाँ तक कि उसके उकसावे का सामना करने पर भी निहीम पहले की तरह मुस्कुराती रही। क्या निहीम के लिए यह बहुत सरल है या उसका दिल बहुत भारी है? मुझे लगता है कि इस दुनिया में मिनहवू को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। हाडोंग ने तुरंत हमले की दिशा बदल दी। उसने वेटर द्वारा लाया गया कॉफी का कप पिया, विरोध में अपने कंधे उचकाए। अगर आज हमने इस मुद्दे पर बात की है तो मैं आपको और अधिक स्पष्ट रूप से बताने में संकोच नहीं करूंगा। आप पिछले कुछ दिनों से मिनहवू को जानते हैं। यदि वह घर नहीं आता है तो वह कहाँ है? क्या आप जानते हैं वह कहाँ है? श्रीमती ले, हालांकि मिनहवू ने आपसे शादी की है, लेकिन अब तक उसने कभी आपको अपनी पत्नी नहीं माना है। अन्यथा वह घर क्यों नहीं आता? तुम्हारे साथ घर। निहीम के हाथ अचानक कांपने लगे। उसके होठों पर मुस्कान भी थोड़ी सख्त हो गई। हाडोंग ने देखा कि निहीम ने कुछ नहीं कहा। सुंदर ढंग से आगे की ओर झुका, अपने बालों को कान के पीछे ब्रश करने के लिए अपना लाल रंगा हुआ हाथ उठाया, अपना मुंह घुमाया और तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। श्रीमती ले, मैं ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूँ। खामियां ढूंढो। जब आप दोनों की शादी हुई तो यह अफवाह थी। आपका क्या मतलब है? बानसोन विला वास्तव में हुआ परिवार की संपत्ति है, मैं समझता हूँ। जैसे ही वह उठा तो उसने आधे रास्ते में कहा। ऊपर उठते ही उसने अपना मुंह बढ़ा चढ़ाकर अपने हाथ से ढक लिया और हैरान लग रहा था मैं। उसने कहा, क्या उसके पिता को पता था कि वह एक सनकी थी और उसे डर था कि कोई उससे शादी नहीं करेगा, इसलिए उसने उसे दहेज के रूप में 10,000 मीटर का विला एक दिया था? वाह, मैं इससे सहमत हूँ मिनहवू के साथ। अंत में मुझे इसका कारण समझ में आया कि वह घर क्यों नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है कि यह सच है। उस विला में रहने और ससुराल वालों के साथ रहने में कोई अंतर नहीं है। मिनहवू एक ऐसा व्यक्ति है जो मूल्यों को महत्व देता है। बहुत सम्मान करता हूँ। एक रूलर, माप की चीनी इकाई। एक रूलर लगभग 1/3 मीटर होता है। निहीम का दिल अचानक दुखने लगा। हाडोंग को देख रही उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। मिस हा, आपको बात करते समय ध्यान देने की जरूरत है। बस उन कुछ शब्दों के साथ मैं आप पर मानहानि का मुकदमा कर सकता हूँ। सनकी हुआ परिवार, यह उपनाम मीडिया ने उसे उसकी शादी के दिन दिया था। कांग्रेसी ले मिनहवू की शादी पर स्वाभाविक रूप से बाहर से बहुत अधिक ध्यान दिया जाएगा। ले मिनहवू की तुलना में पत्रकार को निहीम में अधिक रुचि है। दरअसल यह बेहद सरल है। निहीम हुआ परिवार में गंध की संवेदनशील भावना रखने वाला एकमात्र व्यक्ति है। छोटी उम्र से ही निहीम की माँ टू अनहवान ने उन्हें कई तरह की गंधों और पौधों को सूंघना सिखाया। आज तक, हालांकि वह धूप बनाने के पेशे से हमेशा नफरत करती है, लेकिन यह उसकी लंबे समय से चली आ रही आदत बन गई है। जब भी निहीम को कोई नई गंध या पौधा सूंघता है तो वह अनजाने में उसे याद कर लेती है। याद रखें, निहीम की भी एक आदत है। इस आदत की कल्पना करना बाहरी लोगों के लिए मुश्किल है। वह है पौधे चबाना।
उनका मानना है कि सुगंधों को याद रखना अक्सर आसान होता है, लेकिन पौधे इसके विपरीत हैं। पौधे मौसम के अनुसार प्रजनन करते हैं, इसलिए उनमें कम या ज्यादा बदलाव आएगा। यदि आप भेद करने के लिए केवल नाक पर भरोसा करते हैं, तो यह सटीक नहीं है कि विश्लेषण के लिए मस्तिष्क तक संचारित करने के लिए नाक के साथ मिलकर दांतों और मौखिक गुहा का उपयोग किया जाए, जिससे पौधों में होने वाले परिवर्तनों को समझा जा सके। ऐसा करने से हम विभिन्न चरणों में पौधों की गंध को तुरंत पहचान सकते हैं। यह विधि स्वयं टू नियम द्वारा तैयार की गई थी। आज के धूप विशेषज्ञ अब सुगंध को अलग करने के लिए इस मूल तरीके का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए नीम के असामान्य व्यवहार की व्याख्या एक समझ से बाहर होने वाली बुरी आदत के रूप में की जाती है। संयोग से एक पत्रकार ने उस समय तस्वीर ले ली जब टू नियम खाना चबा रहा था, इसलिए यह बाहर गर्म अटकलों का स्रोत बन गया। मानव व्यक्तित्व ऐसा ही है। जब किसी निश्चित स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो हम केवल भावनात्मक रूप से टिप्पणी करना जानते हैं, बिना यह सोचे कि क्या उस स्थिति के पीछे कोई अन्य कारण और अर्थ है। टुनहीम का यह अजीब व्यवहार मीडिया की दिलचस्पी को और अधिक बढ़ा देता है। यही कारण है कि टुनहीम की शादी को लगभग 3 महीने हो गए हैं, फिर भी पत्रकार नियमित रूप से उसकी तस्वीरें लेते हैं।